एक ऐसा आदमी जो कि बचपन से ही अकेला था, उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक से रास्ते पर उसे मिलता है सेंटा। वो किम से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी विश क्या है। किम वहाँ पर थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद उसे बताता है कि मुझे चाहिए एक फैमिली। एंड ये बोलने के बाद वो जब सोता है और दोबारा अपनी आँख खोलता है, उस समय उसकी आँख खुलती है एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर। अब हम इस एपिसोड में देखेंगे कि क्या किम सच में इस वर्ल्ड के अंदर अपनी फैमिली को ढूंढ पाएगा और बिना किसी लैंग्वेज या फिर नॉलेज के इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कैसे करेगा। एंड हाँ, इस एपिसोड को बनाने में कम से कम 10 से 12 घंटे का टाइम लगा है, सो प्लीज सपोर्ट करना। अगर 24 घंटे के अंदर 10 से 15,000 व्यूज नहीं आते हैं तो फिर मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। थैंक्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फेस्टिवल का सीन जहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और इसी भीड़ के बीच में हम देखते हैं कपल को जिसके साथ उसकी छोटी और प्यारी सी बच्ची भी थी। वो बच्ची अपने चारों तरफ देखते हुए बोल रही थी कि ये प्लेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे ये काफी पसंद भी आया। वो जब ये बातें बोल रही थी तभी उसके सामने आता है एक आदमी जिसका हाइट नॉर्मल से काफी बड़ा था, मतलब कि आई थिंक 7 फुट का रहा होगा। इतने बड़े आदमी को देखकर वो बच्ची बोलती है कि ओ कितना बड़ा आदमी है। एंड हाँ, ये आदमी हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो कि उस बच्ची की बातों का जवाब नहीं देता और सोचता है कि लोग हमेशा मुझे इसी तरह से ट्रीट करते हैं और ये नॉर्मल है क्योंकि मेरी हाइट इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा बड़ी है, इस वजह से लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं। ये सब बातें सोचते हुए वो जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था तभी उसे अपने सामने दिखाई देता है एक पर्सन जिसने कि सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन रखे थे। एंड वहाँ पर एक बोर्ड भी था जिस पर लिखा था कि सेंटा को अपनी विश बताओ। इस बोर्ड को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं नॉर्मली ऐसी चीजों को देखने के बाद बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन आज ईद है, सॉरी ईद नहीं क्रिसमस ईव है और मुझे इस वजह से थोड़ी बहुत मदद कर देनी चाहिए। फिर वो पैसे निकालते हुए सोचता है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उसके बाद से लेकर अब तक मैं अकेला ही हूँ। फिर वो सेंटा को पैसे के साथ कोई और आइटम भी देते हुए बोलता है कि प्लीज आप इसे रखिए, ये खराब नहीं हुआ है। अब इस चीज को देखने के साथ ही जो सेंटा है वो तुरंत ही हमारे मेन कैरेक्टर किम जुआन का हाथ पकड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत ही काइंड पर्सन हो, मैं तुम्हारे इस चीज को रीपे करना चाहता हूँ, तो फिर प्लीज मुझे अपनी विश बताओ, मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। उसकी बातों को सुनकर किम सोचता है कि क्या ये बंदा पागल हो गया है, इसी वजह से मैं ऐसे सब काम नहीं करता। वो बोलता है कि मुझे जाने दो, लेकिन सेंटा उसकी बात कहाँ मानने वाला था, वो किम का हाथ छोड़ता ही नहीं। वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक काइंड सोल की इच्छा पूरी करने वाला हूँ, तो फिर मुझे बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। किम यहाँ पर सोच रहा था कि सच में ये पर्सन काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने हाथों को इससे छुड़ा नहीं पा रहा। मेरी मुलाकात आज से पहले कभी भी ऐसे पर्सन से नहीं हुई जो कि सच में इतना स्ट्रॉन्ग हो। सेंटा आगे बोलता है कि जब तक तुम मुझे अपनी इच्छा नहीं बताओगे तब तक मैं सेंटा विलेज में वापस नहीं जा सकता, तो फिर प्लीज मुझे अपनी इच्छा बताओ प्लीज। उसकी बातों को सुनकर किम बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी विश बता दूं तो फिर क्या तुम मुझे जाने दोगे। सेंटा बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो फिर जल्दी करो मुझे अपनी विश बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे चाहिए लॉटरी, बट सेंटा यहाँ पर मना कर देता है कि नहीं ये तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं है, तुम इसे दिल से नहीं मांग रहे, इस वजह से मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। कुछ ऐसा मांगो जो कि तुम सच में चाहते हो, तुम्हें चाहिए वो। इस बात को सुनकर किम सोचता है क्या कुछ ऐसी चीज जो कि मुझे हमेशा से चाहिए थी। हाँ मुझे याद आया, मुझे चाहिए एक फैमिली, एक ऐसी फैमिली जो कि कभी भी मुझे अकेला ना छोड़े, हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे फैमिली चाहिए। ये सोचकर किम बताता है कि मैं चाहता हूँ एक रेबिट जैसी वाइफ और एक नेवले जैसी डॉटर, मुझे बस यही चाहिए और यही मेरी विश है। इस बात को सुनकर सेंटा बोलता है कि हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सच में ये चीज दिल से चाहते हो। मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी सोल काफी लंबे टाइम से अकेली है और इसी वजह से तुम्हें चाहिए फैमिली। सच में आज मैं काफी लकी हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जिसकी सोल बिल्कुल मेरी तरह है। प्यार से ये बोलने के बाद वो डीमन की तरह हंसते हुए बताता है कि मैं तुम्हारे लिए स्नो की तरह एक प्योर हार्ट वाली वाइफ ढूंढूंगा और एक खूबसूरत बेटी जो कि अपने फादर की रिस्पेक्ट करेगी और उसके ऑर्डर को फॉलो करेगी। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर तुम काफी खुश रहोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। उसकी इन सब बातों को सुनने के बाद किम काफी परेशान हो गया था। वो तुरंत यहाँ से भागते हुए सोचता है कि सच में ऐसा लगता है कि सेंटा का दिमाग खराब हो गया है। सेंटा अभी भी बोल रहा था कि मैं तुम्हारी इस विश को पूरा जरूर करूंगा और सेंटा विलेज के सभी लोग तुम्हारा साथ देंगे। उसके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद किम को जो कि एक मेट्रो के अंदर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि आखिरकार अर्थ पर ये सब हो क्या रहा है, सेंटा क्या बोल रहा था। उसे देखकर कोई भी साफ साफ ये बात बता सकता है कि वो पागल है और उसे मैंने अपनी इच्छा इस वजह से बताई क्योंकि मुझे सच में एक फैमिली चाहिए, बिल्कुल बाकियों की तरह मुझे एक फैमिली चाहिए। ये सब बोलने के साथ ही मतलब सोचने के साथ ही वो सो जाता है। एंड सोने के बाद वो सोचता है कि आखिर ये स्मेल कैसी और मुझे इतनी ज्यादा ठंडी क्यों लग रही है। ये सोचने के साथ ही वो अपनी आंख खोलता है एंड हम देखते हैं उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, मतलब कि ये चड्डी पहन रखी थी बस। ये रियलाइज करने के साथ ही कि वो फिलहाल मेट्रो के अंदर नहीं है, वो काफी शॉक हो गया था। हम देखते हैं कैरेज को, मतलब कि इसे जेल बोलना ज्यादा सही होगा। हम देखते हैं जेल को जिसके अंदर हमारा किम बंद था सिर्फ चड्डी में और वो वहाँ पर बैठा बस यही सोच रहा था कि आखिरकार अचानक मेरे साथ हुआ क्या और मैं हूँ कहाँ पर। एंड किम के साइड में हम और भी कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इसी जेल के अंदर बंद थे एंड उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी कमजोर हैं। फिर इसके बाद जो किम है उसकी नजर साइड में पड़ती है, उसे अपने साइड में दिखाई देता है दो पुलिस वाले या फिर तुम नाइट वगैरह
जो चाहे बोल सकते हो। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे लेकिन किम को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर वो बात क्या कर रहे हैं। सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद किम सोचता है कि ये सारी चीजें मूवी के सेट की तरह लग रही हैं। मैं यहाँ पर किसी के भी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, इसके अलावा इनमें से कोई भी एशियन नहीं है। तो फिर अब मुझे यहाँ पर ये समझना होगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो रियलिटी है या फिर कोई ड्रीम, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और ही वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। फिर किम को अपने सामने एक पर्सन दिखाई देता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मूव वगैरह नहीं कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद किम उसके पास जाता है, उसकी बॉडी को चेक करता है। तब किम को पता चलता है कि हाँ सच में ये पर्सन मर चुका है। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किम इसके साथ कुछ रहम वगैरह करने वाला है तो फिर नहीं, वो तुरंत ही उसके शर्ट को निकालता है और खुद पहनते हुए बोलता है कि हाँ मुझे माफ करना, बस इतना ही। अब जबकि किम ने कपड़े वगैरह पहन लिया है, उसे ठंडी नहीं लग रही है, तो फिर अब वो सिचुएशन के बारे में सोचता है। वो सेंटा के बात को याद करता है जहाँ पर सेंटा ने कहा था कि मैं तुम्हारे विश को पूरा करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दूंगा। वो सोचता है कि क्या यही वो हैप्पीनेस है जिसके बारे में सेंटा बात कर रहा था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हैप्पीनेस का कोई और मतलब समझ लिया। वेल हो सकता है कि ये कोई ड्रीम हो, और अगर ऐसा है तो फिर मुझे जल्दी जाग जाना चाहिए। वेल फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किम को अब ये रियलाइज हो चुका था कि हाँ ये कोई ड्रीम नहीं है, ये है रियलिटी। और तब से लेकर अब तक जो किम है वो कैरेज के अंदर बैठा है, और जो कैरेज है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। किम हमें बताता है कि कुछ दिनों तक इस कैरेज के अंदर रहते हुए मुझे कुछ बातें पता चली हैं, जैसे कि इस कैरेज के अंदर मैं और मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी के सभी एक स्लेव हैं, और दूसरा जो सैनिक है वो स्लेव्स को बारी बारी करके कैरेज से बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब वो उन्हें बेच रहे हैं। हम देखते हैं सैनिकों ने वापस से गेट को ओपन कर दिया था और वो कैरेज के अंदर मौजूद कुछ और लोगों को भी बाहर निकालते हैं। एंड ये सैनिक कुछ बोल भी रहे थे जो कि ना मुझे समझ में आता है ना किम को। किम आगे बताता है कि जब भी इन स्लेव को बाहर निकाला जाता है उनके सामने एक पर्सन आता है जो कि शायद गांव का मुखिया होता है। मतलब कि ये कैरेज हर गांव में रुकता है और उस गांव से उसका मुखिया आकर जो लोग दिखने में थोड़े अच्छे होते हैं, मतलब कि मस्कुलर या फिर ताकतवर, वो उन्हें बाई कर लेता है, मतलब कि अपने साथ ले जाता है। एंड किम हमें ये भी बताता है कि मैं एक स्लेव हूँ। इस बात से मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं दूसरों की तरफ देखता हूँ उस समय मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, मतलब कि मेरे अंदर होप आ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी कैरेज से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरी फिजिक उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, तो फिर शायद मुझे जल्दी बेच दिया जाएगा। एंड इतनी बुरी हालत में भी किम हार मानने के बजाय खुद को दिलासा दे रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कई और गांव बीत जाते हैं बट फिर भी किम को कैरेज से बाहर नहीं निकाला जाता। एंड यहाँ पर अब किम की हालत और भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो सदमे में डूब रहा था लगातार। एंड यूं ही धीरे धीरे करके कैरेज आगे बढ़ता है और किम की सारी उम्मीद लगातार खत्म होती जा रही थी। वो सोचता है कि क्या सच में सब कुछ इस तरह से एंड होगा, अगर मुझे इसी तरह से जीना है तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब। फिर जो किम है वो अपनी मॉम की बात को याद करता है। उसकी मॉम ने कहा था कि किम तुम जो भी करना उसके अंदर अपनी पूरी ताकत लगा देना, कभी भी हार मत मानना, गधे की तरह कड़ी मेहनत करना, तुम जरूर जीतोगे। किम भी उनकी बात को सुनकर बोल रहा था कि हाँ मॉम बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। पर जेड के अंदर किम अपने मॉम डैड को याद करता है और सोचता है कि क्या मुझे यूं ही सब कुछ सहना पड़ेगा। फिर वो एक बार फिर से सेंटा की बात को याद करता है जहाँ पर सेंटा ने कहा था कि मैं अपने पावर का यूज करते हुए तुम्हारे विश को पूरा जरूर करूंगा, भरोसा रखो। किम सोचता है क्या हैप्पीनेस भाड़ में जाओ, ये वर्ल्ड तो मेरे पहले वाले वर्ल्ड से भी ज्यादा बेकार है और मैं कभी भी यहाँ पर खुश नहीं रह सकता, मुझे अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी होगी। ये सब सोच सोच के किम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो अपने हाथ में पकड़े चम्मच को अपने गले पर लगा लेता है खुद को मारने के लिए, लेकिन वो सही टाइम पर रुक जाता है। वो सोचता है कि मैं कभी भी ऐसे किसी प्लेस पर मर नहीं सकता, मैं नहीं मरूंगा। वेल उसके ये सोचने के साथ ही उसके साइड से एक आवाज आती है और ये आवाज क्या है ना मुझे समझ में आता है ना ही किम को। बस उसने ये आवाज सुनी तो फिर वो अपने साइड में देखता है। एंड हाँ इस समय उसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब थी। कोई पर्सन यहाँ पर किम को एक ब्रेड दे रहा था एंड ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये थी एक सुंदर सी लड़की। इसे देखने के साथ ही किम काफी हैरान हो जाता है। एंड इसी लड़की के साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। एंड हाँ अगर तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर कोई डाउट आ रहा है तो फिर बस थोड़ी देर तक देखो वीडियो को, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टोरी सच में काफी अच्छी है। किम यहाँ पर बस इन दोनों को यूं ही घूर रहा था और उसके यूं ही घूरने के साथ ही हमारा सीन होता है शिफ्ट। हम देखते हैं एक छोटे से घर का सीन। इसी घर के अंदर हम उस छोटी सी बच्ची और उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों डिनर वगैरह कुछ कर रहे थे। वो छोटी बच्ची तुरंत ही अपना सारा खाना खा जाती है तो फिर जो दूसरी लड़की थी वो उसे अपना बाउल देते हुए बोलती है कि इसे भी खा लो। वो छोटी बच्ची उस बाउल को देखती है और बोलती है कि मुझे और ज्यादा भूख लगी है। लड़की बोलती है कि हाँ इसीलिए तो मैंने कहा तुम इसे भी खा लो। वो छोटी बच्ची बोलती है कि नहीं मुझे भूख लगी है, इसका मतलब लीजे को भी उतनी भूख लगी होगी। एंड हाँ इस लड़की का नाम है लीजे और उस बच्ची की बातों को सुनकर ये पूरी तरह से शांत हो जाती है। वो बच्ची तुरंत ही लीजे की तरफ अपने बाउल को आगे बढ़ाती है जिसे लेते हुए लीजे बोलती है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, चलो साथ में खाते हैं। उसके ये बोलने के साथ ही बाहर से कोई दरवाजे पर नॉक करते हुए बोलता है कि मैं हूँ एल्डर और तुम्हें गेट ओपन करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बातों को अच्छे सुन लो। आज है काउंसिल मीटिंग और हमने डिसाइड किया है कि सोल्जर जिन लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं उन्हीं में से एक बनेगा तुम्हारा हस्बैंड। कल आखिरी फैसला ले लिया जाएगा तो फिर उसके साथ वापस से माउंटेन के ऊपर जाने के लिए तैयार
तैयार हो जाओ। वो आगे बताता है कि जो सैनिक है वो अपने साथ कुछ और चीजों को भी लेकर आए हैं, मतलब खाने की चीज, तो फिर तुम कल आ जाना। ये बोलने के साथ ही वो यहाँ से निकल जाता है। एंड जो लीजे है वो पीछे घबराते हुए सोच रही थी कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सभी लोग इतनी जल्दी ये डिसाइड कर लेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब वापस से मेरी पहले की तरह पिटाई की जाएगी, लेकिन मैं भाग नहीं सकती। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ये वापस से पहले की तरह अकेली हो जाएगी। ये सब सोचने के साथ ही वो रोने लगती है। एंड लीजे को रोता देख वो छोटी बच्ची भी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब कोर्स उसे भी बुरा लग रहा है। यूं ही थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद लीजे एक कोने में जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि आखिरकार अब मेरा क्या होगा। मुझे वापस से उस बुरे सपने को नहीं जीना, मैं वापस से वो सपना नहीं जीना चाहती। इस बच्ची को वापस से पहले की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये 5 साल की बच्ची जिसका अभी तक कोई भी नाम नहीं है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। ये बच्ची जिसकी बेटी है वो आदमी पहले ही मर चुका है। फिर इसके बाद लीजे हमें बताती है कि मेरे फादर ने मुझे सेल कर दिया था सिर्फ और सिर्फ एक रेबिट की खाल के लिए। उनके सेल करने के बाद मैं पहली बार केबिन के अंदर आई और मैं अपने बैग वगैरह को ओपन कर पाती। उस आदमी ने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पीटा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। एक सिंपल से रीजन की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो लाइफ मैं पहले जी रही थी ये तो उससे भी ज्यादा बदतर है। एंड लीजे जब इतनी बुरी हालत में पड़ी थी तभी उसके पास वो छोटी सी बच्ची आती है। इस बच्ची को देखने के साथ ही लीजे को रियलाइज होता है कि ये बच्ची भी उसी प्रॉब्लम में है जिसमें लीजे है, मतलब कि नर्क में। लीजे हमें बताती है कि ये बच्ची मेरे पास हेवन की एंजल बनकर आई थी। एंड हाँ, ये बच्ची उसी आदमी की बेटी है जिसने की थोड़ी देर पहले लीजे को इतना पीटा है। लीजे को पीटने के तुरंत बाद वो जाता है माउंटेन के ऊपर और कभी भी लौट कर नहीं आता। गाँव वालों के हिसाब से वो आदमी माउंटेन के ऊपर किसी वुल्फ वगैरह से फाइट करते हुए मारा गया, जिसके बाद वो कभी भी लौट कर नहीं आया। और जो लीजे की पुरानी लाइफ थी, मतलब कि जब वो अपने डेट के साथ रहती थी, उस समय उसे रोज तो पीटा ही जाता था, लेकिन जब वो यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के साथ ही उसे तुरंत ही पीटा गया। लीजे को पीटने के बाद वो आदमी गया हंट करने के लिए एंड वहीं पर मारा गया। वो कभी भी लौट कर नहीं आया। उस आदमी की डेथ हो गई है। इस बात को सुनकर लीजे को थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि आखिर इन दोनों का ख्याल अब रखेगा कौन, क्योंकि एक बच्ची बिना फादर के और एक लड़की बिना हस्बैंड के इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते। बट इन्हें शायद पता नहीं कि अब इन माँ बेटी की जिंदगी बदलने वाली है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर लीजे अपनी डॉटर के साथ घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकलने के साथ ही उसकी डॉटर सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मॉम उधर देखिए। वेल, ये मॉम नहीं बोलती है, बोलती है लीजे उधर देखो उस कैरेज को। लीजे को कैरेज के अंदर एक पर्सन दिखाई देता है एंड इस पर्सन को देखने के साथ ही लीजे को समझ में आता है कि आखिरकार ये पर्सन यहाँ पर क्यों है। वो तुरंत ही घबरा जाती है और उसे उस पुराने वाले आदमी की याद आती है जो कि बिना किसी गलती के लीजे को पीट रहा था। उसे याद करने के साथ ही लीजे थर थर कांपने लगती है, बट वो किस तरह से खुद को संभालती है क्योंकि उसे दिखाई दे रहा था कि जो किम है वो खुद को मारने वाला है। इस चीज को देखने के साथ ही लीजे अपने पास से एक ब्रेड को उठाती है और उसे किम को देने लगती है। वो जब ये ब्रेड दे रही थी तभी यहाँ पर आता है विलेज का चीफ, जो कि इन दोनों को देखते हुए बोलता है, ओ तो आखिरकार तुम आ गए। फिर हाल हम सभी लोग सैनिक का वेलकम कर रहे हैं, तो फिर तुम सीधा घर चली जाओ। उसकी बातों को सुनकर लीजे बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वो अपनी बेटी के साथ वापस जाने लगती है। वापस जाते हुए उसकी बेटी, जिसका कोई भी नाम नहीं है, वो पीछे घूमकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है। हम देखते हैं किम को, जो कि उनके दिए हुए ब्रेड को घूर घूर कर देख रहा था और वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और कैरेज के अंदर वो नाइट्स आते हुए बोलते हैं कि हे बास्टर्ड वापस आ जाओ। मतलब कि इनकी बातें किम को समझ नहीं आती, लेकिन ये बोल यही रहे थे। वो तुरंत ही किम को एक लात मारते हैं, जिसकी वजह से किम जमीन पर गिर चुका था। उसका ब्रेड भी उसके हाथों से छूट चुका था। फिर वो किम और जो बाकी स्लेब बचे थे उन सभी को बाहर लाकर बिठा देते हैं। एंड यहाँ पर आपस में थोड़ी देर तक बात करने के बाद जो स्लेब यहाँ पर बैठे थे वो तुरंत ही उनके हाथों पर अपने नाइफ का यूज करते हुए कट लगाते हैं। उनका जो ब्लड था वो उस ब्लड को एक काजक के ऊपर लगाते हैं, जो कि अचानक ही ग्लो करने लगता है, मतलब कि ये किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। एंड इस चीज को देखकर किम सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक भी है, आखिर ये दुनिया है कैसी। इसी बीच यहाँ का जो मुखिया था उसके पास वो नाइट आता है और उसके कानों में कुछ बताता है। इस बात को सुनने के साथ ही मुखिया किम के पास जाकर उसे देखने लगता है। किम भी यहाँ पर काफी परेशान था कि आखिर ये मुझे घूर क्यों रहा है। फिर हम लीजे के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर लीजे को कोई राशन देते हुए बोल रहा था कि ये लोग गाँव जाने से पहले इसे रख लो, हमारा जो गाँव है वो तुम्हें इस तरह की चीजें देता है ताकि तुम कुछ दिन तक अच्छे से जी सको। इसके अलावा हमें पता चला है कि जिस आदमी से तुम्हारी शादी होने वाली है उसे तुम्हारी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती और जो हम तुम्हें फिलहाल दे रहे हैं उसका कर्ज तुम्हें ही चुकाना होगा, तो फिर इन सभी चीजों का ध्यान रखना। और सच कहूँ तो वो आदमी जो कि कुछ टाइम पहले मर गया था उसे गांव वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो गांव के अंदर सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि वो था एक हंटर जो कि माउंटेन के ऊपर जाकर सभी चीजों को चेक करता था। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा नया हस्बैंड काफी अलग होने वाला है। सैनिकों ने कहा है कि वो एक आम आदमी है, भले ही वो देखने में काफी मस्कुलर लगे लेकिन उसके हाथ काफी मुलायम है, मतलब कि वो ज्यादा भारी काम नहीं करता। एंड
जो लीजे है वो उसकी इन सभी बातों को काफी ध्यान से सुन रही थी। वो लड़की आगे लीजे के हाथ को पकड़ती है और बोलती है कि देखो, ऐसा लगता है कि उस आदमी ने आज से पहले कभी भी किसी को नहीं मारा, और अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर को हंट नहीं कर पाया तो फिर तुम भूख की वजह से मारी जाओगी। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश रहोगी। उसकी बातों को सुनकर लीजे बोलते कि नहीं, मुझे अच्छी जिंदगी की जरूरत नहीं, मुझे बस एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि वायलेंट ना हो और मुझे पीटे ना। अगर वो पर्सन हम दोनों को घर के किसी कोने में फेंक देता है, हमें नहीं पीटता है, तो फिर हमारे लिए इतना ही इनफ होगा। लीजे जब ये सारी बातें बोल रही थी तभी बाहर से कोई दरवाजा नॉक करते हुए बोलता है कि गेट को ओपन करो। इस बात को सुनने के साथ ही लीजे तुरंत ही अपने सामने देखती है, तब उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा आदमी, और फिर जो मुखिया है वो गेट को खोलकर अंदर आते हुए बोलता है कि मैं उस पर्सन को ले आया जो कि तुमसे शादी करेगा। लीजे घबराते हुए बोलती है, क्या मेरा हस्बैंड? वो आदमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चलो अंदर आ जाओ। फिर जो किम है वो अंदर आते हुए बोलता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। अपने सामने इस आदमी को देखकर लीजे काफी घबरा चुकी थी। वो सोचती है ये आदमी ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या ये पर्सन सच में मेरा हस्बैंड बनेगा? मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा इंसान देखा ही नहीं। वो जब ये सारी बातें सोचते हुए कांप रही थी तभी किम की नजर उसके ऊपर पड़ती है और वो सोचता है, ओ ये लेडी, ये तो वही है, इसी लेडी ने मुझे वो ब्रेड दिया था, लेकिन आखिरकार ये इतनी कांप क्यों रही है, इसे हुआ क्या? किम जब ये बातें सोच रहा था तभी वो मुखिया आकर किम का हाथ पकड़ता है और कुछ बोलता है जो कि किम को समझ नहीं आता। एंड हाँ, ये मुखिया बोल रहा था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो उसके पास जाओ। ये बोलकर वो किम को सीधा लीजे के पास ले जाकर खड़ा करता है और फिर लीजे की तरफ इशारा करता है। लेकिन जब किम उसकी बात को समझ नहीं पाता तो फिर वो किम और लीजे के हाथ को एक दूसरे के हाथ से पकड़ाते हुए बोलता है कि ऐसे पकड़ो। वेल मतलब वो हाथ पकड़ने के लिए बोल रहा था। वो बोलता है कि हाँ अब तुम दोनों लग रहे हो हस्बैंड एंड वाइफ। एंड हाँ, यहाँ पर किम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो बस अंदाजा लगाता है कि आखिर ये सब है क्या। वो सेंटा की बात को याद करता है जहाँ पर सेंटा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी डॉटर ढूंढूंगा। किम लीजे को देखते हुए सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल रेबिट की तरह है, और फिर वो अपनी डॉटर की तरफ देखते हुए सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल नेवले की तरह है। तो फिर क्या सच में सेंटा ने जो कहा था वो सच है? क्या सच में मेरी विश पूरी हो गई? बट फिर भी अगर उसे मेरी विश को पूरा ही करना था तो फिर मुझे दूसरे वर्ल्ड के अंदर भेजने की जरूरत क्या थी? सच में कुछ ज्यादा ही हो गया। वो सब कुछ याद करता है कि आखिरकार कुछ दिन के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ। किम सोचता है कि यार मेरे साथ वो सब करना जरूरी था, मैं सीधा भी यहाँ पर आ सकता था ना। एंड ये सारी बातें सोच कर किम को काफी गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि सेंटा अगर तुम मुझे दोबारा मिल गए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड यहाँ पर किम काफी गुस्से में था। उसकी वाइफ और डॉटर वो दोनों ही कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि किम उन्हें कभी भी पीटना शुरू कर सकता है, क्योंकि उनके साथ अभी तक सिर्फ यही हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मारपीट। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किम विलेज के कुछ लोगों के सामने खड़ा था। एंड यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो किम को कुछ बताने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स किम को उनकी बात समझ नहीं आती, तो फिर वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कहने का ट्राई कर रहा है। ओल्ड मैन को भी ये बात समझ में आ जाता है कि किम इस तरह से उसकी बातें समझ नहीं सकता, तो फिर वो विलेज के एक बंदे को भेजता है किम से बात करने के लिए। वो बंदा किम की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। किम बोलता है क्या तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो? ये बोलने के बाद किम मुझसे हाथ मिलाता है, लेकिन फिर इसके बाद जो किम है वो उसके हाथों को बहुत ही जोर से दबाता है। किम यहाँ पर उसके हाथों को बहुत ही बुरी तरह से दबा रहा था, जिसकी वजह से उस बंदे की फट गई थी। वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर कुछ बोलता है जो कि ना हमें समझ में आता है ना ही किम को। यहाँ पर जो विलेज चीफ है वो इस चीज को देखने के बाद ताली बजाने लगता है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफी अच्छा काम किया। फिर वो किम के पास एक बो एरो लेकर आता है और किम को वो देते हुए बोलता है कि चलो शिकार करो, लेकिन किम को उसकी बातें समझ नहीं आती। किम उसे लेते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं इसका करूं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और आखिरकार तुमने मुझे दिया क्यों? तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? वो ओल्ड मैन किम के सामने एक अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। वो बार बार इधर कूद रहा था, जो कि दिखने में सच में काफी अजीब लग रहा था। एंड इस चीज को देखकर किम को थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये बंदा उससे कहना चाहता है कि चलो तुम भी थोड़ा बहुत हंट करो। वेल वो बार बार किम को अपने हरकतों के जरिए यही सब बता रहा था, तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वो तुरंत ही उस तरफ इशारा करते हुए बोलता है ओ, मतलब कि यहाँ पर उसकी बातें ना मुझे समझ में आती है ना किम को। एंड हाँ, वो इशारा कर रहा था एक रैबिट की तरफ। किम उससे बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे उसे हंट करना होगा? लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा किया ही नहीं, तो फिर आखिर मैं ये कैसे करूंगा? लेकिन किम सोचता है कि एक बार हंट करने में क्या ही जाता है, चलो ट्राई करके देख लेते हैं कि आखिरकार मेरी स्किल्स कैसी है। किम उस रैबिट के ऊपर अच्छे से निशाना लगाकर अटैक कर देता है, लेकिन किम का ये अटैक उस रैबिट को बिल्कुल भी नहीं लगता। एक पल के लिए तो वो रैबिट भी हैरान था कि आखिरकार जस्ट अभी तुरंत यहाँ पर हुआ क्या। इस चीज को देखने के बाद ओल्ड मैन ताली बजाने लगता है कि चलो तुमने कुछ तो किया, लेकिन किम बहुत ही उदास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हंट करने के बिल्कुल भी लायक नहीं, आखिर वो करे तो करे क्या। इसी बीच यहाँ पर लीजे, उसकी बेटी और उन्हीं दोनों के साथ विलेज की एक और लेडी आ रही थी। लीजे को अपनी तरफ आता देख किम थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है तो आखिरकार ये है मेरी वाइफ। एंड हाँ, ये सोचने के साथ ही किम का फेस बुरी तरह से लाल हो जाता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। यहाँ पर जो किम है वो अपने फैमिली के साथ एक चटाई वगैरह बोल सकते हैं उस पर बैठा हुआ था। एंड अब ये सभी लोग मील करने वाले हैं। जो लीजे
है वो एक बाउल के अंदर किम के लिए सूप निकालती है और फिर इसके बाद वो ये सूप किम को देने लगती है। किम भी तुरंत ये सूप लेकर पीने लगता है। वहीं अगर हम लीजे और उसकी बेटी की बात करें तो वो दोनों ही किम को घूर घूर कर देख रही थी। एंड जब किम उनकी साइड देखता है तो फिर वो तुरंत ही अपनी नजर चुरा लेती है। किम को समझ नहीं आता कि है आखिर ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी किम खुश था क्योंकि फाइनली उसे फैमिली मिली है जिसे कि वो अपना बोल सकता है। वो सोचता है कि मिडिल स्कूल से लेकर अब तक मैं हमेशा अकेला ही था, मुझे जब भी होश आया उस समय मैं हमेशा अकेला था, लेकिन अब मुझ जैसे एक बेकार से आदमी के पास भी एक फैमिली है। बेशक अगर हम सभी लोग एक दूसरे को काफी अच्छे समझ जाएं तो फिर ये हमारे लिए बेटर होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने जो कुछ भी देखा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे भी काफी सारी चीजों को फिक्स करना होगा। वो आसमान में देखते हुए बोलता है कि सेंटा, इन सभी चीजों के लिए मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक दूसरे तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स भी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से आज फाइनली मेरे पास एक फैमिली है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर ये तीनों माउंटेन के ऊपर जा रहे थे क्योंकि शादी के बाद इन तीनों को माउंटेन के ऊपर ही रहना होगा। किम अपने पीछे अपनी डॉटर और अपनी वाइफ को देखता है जहाँ पर वो दोनों काफी थक चुके थे। किम सोचता है कि क्या ये दोनों उतनी दूर तक चल पाएंगे। किम पूछता भी है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा थक गए, लेकिन ये बोलने के बाद किम को रियलाइज होता है कि वो इनसे कुछ पूछ नहीं सकता क्योंकि उनको किम की लैंग्वेज समझ नहीं आती। एंड इस वजह से किम सोचता है कि मुझे जल्दी इस वर्ल्ड के लैंग्वेज को सीखना होगा वरना चीजें मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएंगी। फिर जो किम है वो वहीं पर रुकता है और अपने मॉम की बात को याद करता है जहाँ पर उसकी मॉम ने कहा था, किम जून, अगर तुम्हें कभी कोई ऐसा मिलता है जिसे कि सच में तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर तुम कभी भी हेजिटेट मत करना, उसे हर कीमत पर बचाना, उसकी रक्षा करना क्योंकि यही तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होगी। ये सब बातें सोचने के बाद जो किम है वो अपने जगह पर रुक जाता है एंड वापस घूमकर पीछे जाने लगता है। एंड किम को अपनी तरफ आता देख उसकी डॉटर बहुत ही डर चुकी थी। वो तो डर की वजह से रोने लगती है कि कहीं कोई मुझे पीटे ना, लेकिन किम ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो तुरंत ही उन दोनों के सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बाकी सब चीजें मैं हैंडल कर लूंगा और डरो मत। लेकिन लीजे को किम की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि आखिरकार ये पर्सन बोल क्या रहा है। वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर माफी मांगने लगती है कि प्लीज 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 हमें माफ कर दो, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो, हमें मारो मत। एंड यहाँ पर अगर हम उसकी डॉटर की बात करें तो वो भी रो रही थी। अब इन दोनों की ऐसी हालत को देखकर किम बोलता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या सच में मेरे फेस को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? सच में ये सोचकर मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे पास आने के साथ ही तुम्हारा बिहेवियर हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है। फिर जो किम है वो बोलता है कि तुम मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये करना होगा। ये बोलने के बाद किम अपनी वाइफ एंड अपनी डॉटर को तुरंत ही अपनी बाहों में उठा लेता है। मतलब कि स्टार्टिंग में इन्हें ऐसा लग रहा था कि किम इन्हें मारने वाला है, लेकिन थोड़ी देर में इन्हें रियलाइज हो जाता है कि किम इन्हें उठा रहा है ना कि वो इन्हें मार रहा है। एंड लीजे भी इस चीज से काफी शॉक थी कि आखिरकार ये किस तरह का पर्सन है। एंड वहीं अगर हम उसके डॉटर की बात करें तो काफी खुश थी क्योंकि ये पहली बार था जब उसने इतनी ऊंचाई से जमीन को देखा था। किम इनसे बोलता है कि तुम मुझे बस टाइटली पकड़े रहो, बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। इन दोनों को उठाने के बाद किम सोचता है कि मेरे पेट पर बहुत ही ज्यादा सामान है और मैंने इन दोनों को भी उठा लगा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वेट फील नहीं हो रहा। मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पहले से ज्यादा हल्का हो गया हूँ और इनका वेट कुछ है ही नहीं। सच में अब ऐसा लगता है कि आगे चलकर मैं काफी बिजी रहने वाला हूँ। एंड हाँ, किम जब ये सारी बातें सोच रहा था उसी समय हम देखते हैं उसके गर्दन से पसीना आने लगता है। इस चीज को देखने के साथ ही लीजे तुरंत ही उसके पसीने को पोंछती है और यहाँ पर वो थोड़ी रिलीफ फील कर रही थी, मतलब कि वो थोड़ी खुश लग रही थी। एंड इसी तरह से इन दोनों को उठाकर कि माउंटेन की तरफ आगे बढ़ जाता है, मतलब अपने घर की तरफ, क्योंकि माउंटेन के ऊपर इनका घर है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग माउंटेन के ऊपर पहुंच गए थे। एंड जो किम है वो ओल्डमैन को थैंक्स बोल रहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। ओल्डमैन बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। एंड ये बोलने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। ओल्डमैन के यहाँ से जाने के बाद जो किम है वो देखता है अपने नए घर को जो कि काफी टूटा हुआ था, मतलब कि ज्यादा टूटा नहीं था, रहने के लायक था। किम सोचता है तो ये है मेरा नया घर, हालांकि ये रहने के लिए उतना ज्यादा बेटर नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक ठाक है। फिर वो इस वर्ल्ड के अंदर बिताए अपने हर एक दिन को याद करता है, जिसे याद करने के साथ ही उसकी फट जाती है। वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं वापस से वैसा नहीं रहना चाहता। ये सब सोचने के बाद किम दरवाजे की तरफ देखता है और फिर धीरे से गेट को ओपन करके कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद किम को दिखाई देती है लीजे, जो कि थोड़ी घबराई हुई थी एंड वो रो भी रही थी। अब इस चीज को देखने के बाद किम उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तुम रो क्यों रही हो, लेकिन लीजे उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और दौड़ते हुए यहाँ से निकल जाती है, मतलब घर से निकल जाती है। उसके यहाँ से जाने के बाद किम की नजर अपने साइड में पड़ती है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि घर के अंदर खाने के लिए कुछ खास चीजें है ही नहीं। एंड अब किम को रियलाइज होता है कि जो लीजे है आखिरकार वो यहाँ से भागकर क्यों गई। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं लीजे को जो कि एक नदी के किनारे बैठकर रोते हुए सोच रही थी कि यहाँ पर आने से पहले गांव वालों ने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा वेपन, मेरी अलमारी, मेरा चाकू, मेरा बो, मेरा मेज, मतलब कि तुम जितनी चीजें सोच सकते हो उन्होंने लीजे से वो सब ले लिया। एंड
एंड लीजिए ये भी सोच रही थी कि जल्दी ठंड आने वाली है, हमारे पास कपड़े वगैरह भी नहीं है, तो फिर आखिरकार हम सभी चीजों को सरवाइव कैसे करेंगे। एंड इन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो फिर हम उससे कैसे बचेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फाइट करना आता ही नहीं। वो जब ये सारी बातें सोच रही थी तब यहाँ पर किम आते हुए बोलता है कि ओ तो तुम यहाँ पर हो। वो सीधा लीजे के पास आकर बैठ जाता है और फिर धीरे से उसके सर को सहलाने लगता है। वो लीजे का सर सहलाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। किम की बात को सुनकर लीजे सोचती है क्या ये मुझसे ये कहना चाहता है कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, अब मुझे इसी पर्सन के साथ में रहना होगा। इसके अलावा माउंटेन में रहने के बावजूद इस पर्सन को हंट करना नहीं आता। अब हमारी आगे की लाइफ सच में बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाली है। वो जब ये बात सोच रही थी तभी किम बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लीजे सोचती है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और मुझे इसके ऊपर शक भी है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं एकदम ही रिलीफ फील कर रही हूँ। वो जब ये सारी बातें सोच रही थी तभी किम उसे बताता है कि अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं हमेशा अकेला था, लेकिन वहाँ पर जिंदा रहने के लिए मैंने कई सारी प्रॉब्लम को फेस किया और काफी स्ट्रगल किया। इस वजह से मैं यहाँ पर भी अपने फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, और हाँ तुम किसी भी चीज को लेकर चिंता मत करो, तुम खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। किम की ये सारी बातें सुनने के बाद लीजे रोने लगती है एंड किम भी यहाँ पर थोड़ा हैरान था कि रुको रुको आखिर तुम रो क्यों रही हो। हालांकि लीजे को समझ नहीं आ रहा था कि किम क्या बोल रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि किम उससे बोल रहा है चिंता मत करो। इसी बीच यहाँ पर हमारे लिटिल प्रिंसेस की भी एंट्री होती है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रही थी कि लीजे से दूर रहो। वो सीधा दौड़ते हुए जाकर लीजे से चिपक जाती है और बोलती है कि प्लीज लीजे को बुली मत करो, उससे दूर रहो। इन दोनों को देखने के बाद किम सोचता है कि एक लड़की जो कि मेरे बाहों में रो रही है और उसी के साइड में एक छोटी सी बच्ची जो कि रो रही है, सच में मैं इस फीलिंग से एकदम ही अनफेमिलियर हूँ। फिर किम सोचता है कि जब स्टार्टिंग में मैंने इन्हें देखा था उस समय मैं सोच रहा था कि आखिरकार ये लोग हैं कौन और इन्होंने मुझे ब्रेड क्यों दिया, और फिर मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये रो क्यों रही है, लेकिन अब मुझे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आगे चलकर हम जरूर ही एक काफी अच्छी फैमिली बनेंगे और मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। किम इन दोनों को गले लगाते हुए बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वो सोचता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर बनकर दिखाऊंगा और आज के बाद तुम कभी भी नहीं रोने वाले, तुम्हें कभी भी इस बात के ऊपर अफसोस नहीं होगा कि तुम मेरी फैमिली हो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इनके घर का सीन जहाँ पर ये तीनों ही हॉल में बैठे हुए थे। किम सोचता है कि एक दूसरे से बात करने के बाद हम थोड़े बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन हम इतने करीब भी नहीं कि एक दूसरे से खुलकर बात कर सकें। मतलब की चीजें अभी भी वही हैं जहाँ पर स्टार्टिंग में थी, लेकिन फिर भी ये थोड़े राहत की बात है कि अब ये दोनों मुझसे डरने के बजाय बस थोड़ा घबराए हुए हैं। लेकिन अगर हम साथ में रहना चाहते हैं तो फिर मुझे किसी चीज की शुरुआत तो करनी होगी ताकि हम एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ जाएं। सोचने के साथ ही किम के दिमाग में आता है एक आइडिया। वो तुरंत ही अपनी वाइफ एंड अपनी डॉटर के और ज्यादा करीब जाकर बैठ जाता है। उनके पास में जाने के बाद किम उन्हें अपना नाम बता रहा था कि मेरा नाम है किम जुहॉन। किम सोच रहा था कि एक दूसरे को अच्छे से जानने से पहले ये बेटर रहेगा कि सभी को एक दूसरे का नाम पता हो, क्योंकि अब को और सबसे हम साथ रहने वाले हैं। किम की बात को सुनकर जो लीजे थी वो बोलती है किम जुहॉन। किम बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तो फिर चलो अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। इस बात को सुनकर जो लीजे थी वो बताती है कि मैं लीजे। किम बोलता है क्या लीजे, ये सच में काफी अच्छा नाम है। फिर इसके बाद वो ड्रोथी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन इस बात को सुनने के साथ ही ड्रोथी एकदम ही शांत हो जाती है। मतलब कि अभी इसका नाम कुछ है नहीं, आगे यही ड्रोथी होगा, तो फिर वही मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि मैंने इसे पहले ही रीड कर रखा है। उसकी बेटी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, जिसे देखकर किम पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तुम दोनों अचानक इतने शांत क्यों हो गए। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई भी नाम नहीं है। वो बच्ची अपना सर हिलाकर बताती है कि हाँ मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। अब यहाँ पर किम को इस बच्ची के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि ये 5 साल की है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास कोई भी नाम नहीं। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, आज से तुम्हारा नाम होगा ड्रोथी। एंड हाँ, किम ने ये नाम काफी सोच समझ कर दिया है। ये नाम जानवर वगैरह से काफी मैच खाता है, इसी वजह से किम ने ड्रोथी को ये नाम दिया। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद है हमारी फैमिली हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तरह से खुश रहेगी। एंड हाँ, ड्रोथी को भी ये नाम काफी पसंद आता है। वो बोलती है ड्रोथी। किम बताता है कि हाँ बिल्कुल, आज से यही तुम्हारा नाम है और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर तुम काफी सारे दोस्त बनाओगी। एंड हाँ, यहाँ पर इन सभी बातों को सुनने के बाद ड्रोथी काफी खुश थी, सच में बहुत ही ज्यादा खुश। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किम लकड़ी वगैरह काट रहा था, मतलब कि घर का काम कर रहा था। एंड जो लीजे है वो एक पेड़ के पीछे से छुप कर किम को देखते हुए सोच रही थी कि एक अजीब सा आदमी जिसे कि मैं आज से पहले कभी भी नहीं जानती थी, अब वो मेरा हस्बैंड है। भले ही उसकी बॉडी बाकियों के मुकाबले थोड़ी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये सच में काफी काइंड है। आज से पहले किसी ने भी कभी भी मुझे इस तरह से ट्रीट किया ही नहीं। मैं जितने भी लोगों को जानती थी ये उन सभी से अलग है। ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही इंसान हो। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता कि हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आज से पहले कभी
कभी भी मुझे इतनी ज्यादा काइंडनेस मिली ही नहीं। मुझे हमेशा मारा पीटा जाता था, लेकिन ये आदमी उन सभी से अलग है, एक काइंड पर्सन। भले ही मैं इसके बारे में कितना भी क्यों ना सोचूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन यहाँ से बिलोंग नहीं करता। वो जब ये सारी बातें सोचते हुए किम की तरफ देख रही थी, तभी किम की भी नजर लीजे के ऊपर पड़ जाती है। वो अपना हाथ उठाते हुए बोलता है कि हे लीजे। लीजे जो है वो किम के आंख और बाल की तरफ देखते हुए सोचती है कि ये दोनों ही एकदम ब्लैक हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि जिन हीरोज को एनिमी से फाइट करने के लिए समन किया जाता है उनके भी आंख और बाल काले होते हैं। सच में ये सोचना कि ब्लैक हेयर और ब्लैक आई वाला लेजेंडरी हीरो यहाँ पर है, ये पॉसिबल नहीं लगता। शायद ये हो सकता है कि ये बस एक हीरो की तरह दिखता है, ना कि कोई रियल हीरो। लेकिन इसके जैसे किसी काइंड पर्सन को किसी केसल में होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। छोड़ो, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी को इसके बारे में बताऊंगी तो फिर फालतू के रूमर्स फैलने लगेंगे। लीजे जब ये सारी बातें सोच रही थी, तभी जो किम है वो उसके एकदम ही पास में आकर पहुंच जाता है। एंड लीजे अभी भी वही सोच रही थी कि इसके हेयर ब्लैक है, इसके आई ब्लैक है, वगैरह वगैरह। लेकिन लीजे को रिलीफ भी फील होता है कि ये पर्सन काफी अच्छा है, ये उसे बुली नहीं करता, लेकिन हाँ बस इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वैसे हम आज ही मिले हैं और मैं इसके बारे में इतना सोच रही हूँ। ये सोचने के साथ ही लीजे का फेस रेड हो जाता है और किम को समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वो लीजे के सर पर हाथ रखता है एंड यहाँ पर लीजे सोचती है कि मुझे इस चीज की आदत नहीं। अब तक जब भी मेरे सर के ऊपर हाथ रखा गया है मुझे मारने के लिए, ना कि मुझे प्यार करने के लिए। एंड हाँ, यहाँ पर वो यही सब काफी सारी बातें सोच रही थी, तभी जो किम है वो उसे किस कर लेता है। एंड इस चीज के बाद जो लीजे है वो पत्थर की तरह एकदम ही जम जाती है, और जो किम है उसकी भी हालत काफी खराब थी, उसकी तो पूरी बॉडी सेक करने लगती है। इसी बीच उसे अपने साइड में दिखाई देती है एक बाल्टी। वो तुरंत ही उस बाल्टी को उठाता है और दौड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। वहीं अगर हम लीजे की बात करें तो वो भी हैरानी में काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। फिर अब थोड़ी देर बाद जंगल के अंदर देखते हैं किम को, जो कि बोल रहा था, सच में क्या मैं पागल हो गया हूँ? आखिरकार मैं सोच क्या रहा था? हमारी शादी बस आज ही हुई है और हम ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे किस कर लिया। अब तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? एंड हाँ, ये बोलने के साथ ही किम को रियलाइज होता है कि वो अपने घर से काफी दूर आ चुका है, मतलब कि काफी दूर। एंड यहाँ पर किम को जंगल के अंदर से काफी अजीब अजीब तरह की आवाजें भी सुनाई देती हैं। किम सोचता है कि मुझे जल्द ही पाइन लेकर यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन ये सोचने के साथ ही किम को एक बहुत ही अजीब तरह का ऑरा फील होता है, एक बहुत ही खतरनाक ऑरा। एंड हाँ, ये एक उल्फ टाइप का दिखने वाला मॉन्स्टर था, जिसका साइज सच में काफी बड़ा था, एक ह्यूमन जितना। इसे देखने के साथ ही किम की पूरी बॉडी सेक करने लगती है। वो सोचता है कि एक उल्फ, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसे फाइट करूं? इसी बीच किम को अपने पास में एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे कि किम ने तुरंत ही उठा लिया था। इसी बीच जो उल्फ है उसने भी किम के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन किम ने उस लकड़ी का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। किम तुरंत ही अपने फिस्ट का यूज करते हुए उल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन घंटा इससे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो किम को बाइट करने का ट्राई करता है, लेकिन किम ने बैरली साइड में हटकर उसके इस अटैक को डॉज कर लिया था। एंड फिर जो किम है वो यहाँ पर सोचता है कि नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं तुम्हें मारूंगा। ये सोचने के साथ ही वो उसे वापस से हिट करना शुरू करता है, लेकिन किम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उल्फ सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। इसी बीच किम को रियलाइज होता है कि उसका जो हाथ है उसमें आग लग चुका है, मतलब कि वो जलने लगा है। लेकिन किम को जलने का पेन फील ही नहीं होता, बल्कि उसे तो यहाँ पर पावर फील होती है, पावर। एंड अब इस चीज को रियलाइज करने के साथ ही कि उसके पास फायर पावर है, वो तुरंत ही उल्फ के ऊपर बैठ जाता है और फिर ले धड़ाधड़ उसे मारना शुरू करता है। किम उस उल्फ को काफी देर तक मारता है, पीटता रहता है, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। एंड हाँ, उसे मारने के बाद किम भी अपने हाथों को देखते हुए यही सोच रहा था कि आखिरकार जस्ट अभी यहाँ पर हुआ क्या। वो अपने हाथों को देखते हुए सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है मैंने यहाँ पर फायर पावर यूज किया था, लेकिन इसके बावजूद मेरे कपड़े भी नहीं जले। अब मुझसे ये मत कहना कि मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ, क्या सच में मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ? फिर वो विलेज के अंदर हुए उस इंसिडेंट को याद करता है, जहाँ पर नाइट ने सभी स्लेव के हाथों पर एक कट लगाया था। एंड फिर इसके बाद उनके ब्लड को एक लेटर में लगा दिया था, जिसके अंदर से मैजिक रिलीज हो रहा था। ये रियलाइज करने के साथ ही कि किम भी मैजिक का यूज कर सकता है, वो सोचता है कि हाँ, मैं भी इसे ट्राई करूंगा। वो हवा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फायरबॉल, लेकिन यहाँ पर कुछ होता ही नहीं। जो किम है वो और कई बार चिल्लाता है कि फायरबॉल फायरबॉल फायरबॉल, लेकिन कुछ होता ही नहीं। किम को ऐसा लगता है कि वो फायर का यूज नहीं कर सकता, तो फिर वो किसी और मैजिक का यूज करेगा, जैसे कि फायर स्टॉर्म, विंड मैजिक, ड्रैगन ब्रेथ, फायर मैजिक, स्पिरिट मैजिक, अर्थ मैजिक। एंड लास्ट में हार मानते मानते वो बोलता है कि अराइज। लेकिन इतना सब करने के बाद भी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, जिसे देखने के बाद उसका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस मैजिक का यूज अच्छे से कर पाता तो फिर शायद हंट करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आराम से हंट कर सकता था। और अगर ऐसा होता तो फिर मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा मील, एक अच्छी लाइफ दे सकता था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं जब मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो इसके अलावा इस विलेज के अंदर कोई डॉक्टर भी नहीं है कि मैं उससे अपने मैजिक का इलाज करवा सकूं, मतलब कि मैजिक वगैरह को सीख सकूं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं। फिर जो कि मैं वो सोचता है कि अब मुझे इन सभी चीजों के बारे में
में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहा तो चीजें जो हैं वो बद से ज्यादा बदतर होती जाएंगी। फिर जो किम है वो हमें बताता है अपने पास्ट के बारे में कि मेरे पेरेंट्स के डेथ के कुछ समय बाद जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मतलब कि वो काफी बड़े थे लेकिन फिर भी वो काफी हेल्दी थे, लेकिन एक इंसिडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। हम देखते हैं किम के अंकल को जो कि उसे पीटते हुए बोल रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा भाई और मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड यहाँ पर जो बाकी लोग थे वो भी सभी की डेथ के लिए सिर्फ और सिर्फ किम को ही ब्लेम कर रहे थे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्रेजेंट के अंदर किम सोच रहा था कि उन सभी चीजों की वजह से मेरे रिलेटिव ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि मैं डेथ का कोई एंजल हूँ और अगर कोई भी मेरे पास आएगा तो फिर वो मारा जाएगा। फिर जो किम है वो मरे हुए उल्फ को उठाता है और आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मुझे सीधा घर जाना चाहिए वरना हो सकता है कि लेट हो जाए। वैसे मैंने अपने ग्रैंडफादर को मॉन्स्टर हंट करते हुए देखा था जिसकी वजह से मुझे काफी बड़ी हेल्प मिली है। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी फैमिली इस चीज को देखेगी तो फिर उनका रिएक्शन कैसा होगा। हालांकि मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले मैंने मैजिक का यूज कैसे किया था। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं घर के अंदर लीजे और ड्रोथी को, जहाँ पर लीजे अपना काम कर रही थी और वहीं जो ड्रोथी है वो एक बाउल लेकर लीजे के पास आती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लीजे उस बाउल को लेते हुए बोलती है कि ड्रोथी तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। एंड हाँ, अपना नाम सुनने के साथ ही जो ड्रोथी वो काफी खुश हो गई थी क्योंकि अब फाइनली उसके पास भी एक नाम है। वो और भी काफी सारी चीजें करने लगती है कि जो लीजे है वो उसका नाम ले। इसी बीच जो ड्रोथी है वो जाती है विंडो के पास। उसे विंडो के सामने कुछ दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो डर की वजह से रोने लगती है। ड्रोथी को इतना ज्यादा डरा देखकर लीजे भी काफी घबरा जाती है। वो तुरंत ही साइड में रखे नाइफ को उठाती है और आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ड्रोथी तुम पीछे हट जाओ। वो तुरंत ही गेट खोलकर अपने सामने देखती है किम को जिसके कंधे के ऊपर रखा था एक उल्फ। एंड लीजे को यहाँ पर ऐसा लगता है कि किम को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, इस वजह से वो तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पास जाती है। वहीं अगर हम किम की बात करें तो फिर वो उस उल्फ को अपने कंधे से हटाकर नीचे रखता है। एंड अब तक ये दोनों भी वहाँ पर पहुंच गए थे। इन दोनों को देखकर किम बोलता है कि लीजे और ड्रोथी आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं लीजे और ड्रोथी को जो कि काफी डरी हुई थी और वो रो भी रही थी। वो तुरंत ही अपने हाथों से अपने नाइफ को छोड़ देती है और किम को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। किम उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। ये बोलने के साथ ही किम की नजर पड़ती है ड्रोथी के ऊपर जहाँ पर वो भी उसके पैरों को पकड़कर रो रही थी। किम इन दोनों को बताता है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ हाथों पर थोड़ा सा कट लगा है तो फिर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सच में तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। किम की इस बात को सुनने के साथ ही लीजे तुरंत ही उसे गले लगाती है और रोते हुए बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। उसकी बातें किम को तो समझ नहीं आती लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ये कहना चाहती है कि मैं काफी खुश हूँ क्योंकि तुम ठीक हो। फिर वो ड्रोथी की तरफ देखते हुए बोलता है कि शायद ड्रोथी भी यही बोल रही है कि वो मेरी परवाह करती है। इन दोनों को देखकर किम सोचता है कि मैंने कसम खाई थी मैं इन्हें नहीं रुलाऊंगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। एंड हाँ, इसी तरह से रोते रोते ये पूरी रात गुजर जाती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पर जो किम है समझ लो उल्फ की कटाई छटाई कर रहा था। वो सबसे पहले उल्फ के खाल को बाहर निकालता है एंड इस चीज के लिए वो थैंक्स करता है अपने दादाजी का क्योंकि उन्हीं की वजह से किम को ये सारी चीजें आती हैं कि आखिरकार उसे सब कैसे करना है। लेकिन इसके अंदर किम को काफी टाइम लग रहा था क्योंकि ये किम का पहली बार है जब वो ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन फिर भी किम सोचता है कि आराम करने के बजाय काम करना ज्यादा बेटर रहेगा तो फिर चलो काम ही करते हैं। वो जब ये सारा काम कर रहा था तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है कि किम जुआन। इस आवाज को सुनने के साथ ही किम को समझ में आ चुका था कि ये है लीजे। वो तुरंत ही बाहर जाता है और लीजे को देखता है जिसने की अपने हाथ में एक टोकरी को पकड़ रखा था। लीजे उस टोकरी को जमीन पर रखते हुए बोलती है कि तुम मीट को इसके अंदर रख दो। अब ये बातें किम को समझ नहीं आती तो फिर वो इशारे से समझाती है कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। उसके इशारे को देखकर किम सोचता है कि क्या मुझे मीट को इस टोकरी के अंदर रखना है। फिर जो किम है वो सोचता है कि आखिरकार इसके भाषा में मुझे थैंक्स कैसे बोलना चाहिए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो लीजे को थैंक्स बोलता है लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद जो लीजे थी वो हंसने लगती है। किम सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ अजीब। लेकिन यहाँ पर जो लीजे है वो भी थोड़ी देर बाद किम से बोलती है कि हाँ तुम्हारा भी थैंक्स। एंड हाँ, फिर इसी तरह से थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ थैंक्स खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जो लीजे थी वो बोलती है कि तुम्हारा वेलकम। एंड किम सोचता है कि चलो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे थैंक्स कैसे बोलना है। एंड किम यहाँ पर ये सोचता है कि ये मेरा पहली बार था जब मैंने किसी पर्सन से इस तरह से बात करी। सच में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं इससे काफी खुश हूँ। ये सोचने के बाद किम वापस से कमरे के अंदर जाने लगता है, मतलब कि मीट वगैरह को रखने के लिए। वहीं अगर हम पीछे लीजे की बात करें तो उसे
काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी, लेकिन वो सोचती है कि इन सभी चीजों को लेकर मैं काफी क्यूरियस हूँ। ये मेरा पहली बार था जब किसी पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, क्या बाकी वुमेन्स को भी ऐसा ही फील होता होगा। एंड हाँ, यहाँ पर शायद किस की बात हो रही है, शायद थोड़ी देर पहले किम ने इसे किस भी किया था। और लीजे आगे सोचती है कि ये काफी अजीब है, मतलब कि बस फालतू की बातें सोच रही है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ, काम आएगा तो बता दूंगा। काफी देर तक सोचने के बाद वो रूम के अंदर जाती है और किम को अपने अजीब इशारों से समझाने लगती है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लीजे यहाँ पर किम को बताना चाहती थी कि ऐसे काम औरतें करती हैं, ना कि आदमी। लेकिन किम तो काफी अच्छा इंसान है, वो इस चीज के अंदर भी लीजे की मदद करता है, लेकिन मदद करने के बहाने वो कुछ और ही करने के बारे में सोच रहा था। वो लीजे के पास जाता है, लेकिन लीजे यहाँ पर सोच रही थी कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। किम लीजे के साथ कुछ करने का ट्राई करता है, लेकिन लीजे तुरंत ही पीछे हट जाती है, ये सोचते हुए कि इडियट, आखिरकार तुमने अपनी आंखें बंद क्यों करी। वेल, ये सब फालतू की चीजें हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस तुम इतना समझ लो कि फाइनली थोड़ी देर के बाद इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। एंड अपना ये सब काम करने के बाद किम जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलता है, उसे अपने सामने दिखाई देती है ड्रोथी, जो कि दरवाजे के पीछे से इन दोनों को देख रही थी। अब ड्रोथी को यहाँ पर देखने के बाद लीजे ये सोचती है कि रुको, क्या ड्रोथी ने हम दोनों को किस करते हुए देखा था। एंड अब ये चीज सोचने के साथ ही लीजे तुरंत यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसे काफी शर्म आ रही थी। वेल, फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शायद घर की तरफ जा रहे थे, मतलब कि तीनों घर की तरफ जा रहे थे। एंड यहाँ पर जो ड्रोथी है वो बार बार किम का पैर पकड़ रही थी। वेल, यहाँ पर जो ड्रोथी है वो किम की मदद करना चाहती थी, एंड जो किम है वो भी उसे थैंक्स बोल देता है। लेकिन ये बोलने के बाद किम को समझ में आता है कि ड्रोथी थोड़ी उदास है। वो सोचता है कि क्या ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने उसका नाम नहीं लिया। अब ये सोचने के बाद किम एक बार फिर से बोलता है कि ड्रोथी, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। एंड अपना नाम सुनने के साथ ही ड्रोथी काफी खुश हो चुकी थी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात में इनके घर का सीन। और ये मतलब कि अभी रात नहीं हुई है, रात होने में थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पर जो लीज है वो सुल्फ के खाल को सुखा रही थी, जिसे देखते हुए किम सोचता है कि यहाँ पर ज्यादा रोशनी भी नहीं है और काफी बदबू भी आ रही है, तो फिर वो ऐसे काम अंदर क्यों कर रही है, उसे बाहर सुखाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि शायद लीजे के लिए काफी वैल्यूबल है, इसी वजह से वो इसे बाहर नहीं सुखा रही, बट रीजन तो कुछ हो रही है, इसके बारे में तुम्हें आगे पता चल जाएगा। इसी बीच यहाँ पर ड्रोथी भी आती है और वो पास से इस भेड़िए खाल को देखने लगती है, वो इसे टच करने का भी ट्राई करती है। एंड हाँ, फिलहाल इनकी फैमिली काफी खुश थी, जो कि कब तक रहेगी पता नहीं। किम भी इन्हें देखते हुए सोच रहा था कि सच में ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी मजे कर रहे हैं। फिर जो ड्रोथी है उस मीट को लकड़ी के बर्तन में रखने लगती है, शायद कुछ बनाने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। किम सोचता है कि मुझे सभी चीजों को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे उनके बारे में पता रहेगा तो फिर अगली बार मैं उन सभी चीजों को काफी अच्छे से कर सकता हूँ। फिर वो ड्रोथी के फेस को देखते हुए सोचता है कि सच में ये काफी ज्यादा खुश लग रही है। वैसे अभी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ और मैं उसे करूंगा। मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर चीजें किस तरह से एक्सचेंज की जाती है, उनकी वेल्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। मुझे इन सभी चीजों के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वेल, तो अब आराम करने का टाइम खत्म हो गया, तो फिर चलो वापस चलते हैं काम पर। ये सोचने के बाद जो कि मैं वो यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी जो लीजे है वो उसे रोक लेती है। कि मुझसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। लीजे किम की बातें समझ नहीं पाती, लेकिन वो इशारे से किम को कुछ समझाने का ट्राई करती है। किम उसे बताता है कि देखो मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी इंजरी भी ठीक हो चुकी है, तो फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और मैं उतना ही काम करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। मैं खुद के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं डालने वाला, तो फिर चिंता मत करो। ये सारी बातें लीजे को समझाने के बाद किम यहाँ से निकल जाता है। हालांकि लीजे को ये सारी बातें समझ आई कि नहीं आई, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जंगल के अंदर आने के बाद किम एक पेड़ को देखते हुए सोचता है कि हाँ, ये परफेक्ट है, मुझे इसी से शुरू करना चाहिए। मैंने सुना था कि ओक की लकड़ी जलाने के लिए एकदम ही परफेक्ट होती है, तो फिर इसे काटने के बाद मुझे पता करना होगा कि आखिरकार कौन सी लकड़ी ओक की है। मैंने यहाँ से पहले कभी भी ऐसे काम नहीं किए, लेकिन मुझे अपने ताकत के ऊपर पूरा भरोसा है लाडले, मैं ये कर लूंगा। ये सब सोचने के बाद किम जैसे उस लकड़ी को कट करने का ट्राई करता है, तुरंत ही उसका जो वेपन है वो उसके हाथों से छूट कर जाकर गिरता है साइड में। एंड अब जाकर किम को रियलाइज होता है कि ना ना ना, ये काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं, उसे मेहनत तो करनी होगी। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर किम वापस से अपने घर पर पहुंच चुका था एंड उसके पास कुछ लकड़ियां भी थी। किम को देखने के साथ ही लीजे और उसकी बेटी ये दोनों ही थोड़े हैरान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लीजे तुरंत ही दौड़ते हुए किम के पास आती है और बिना कुछ बोले उसे तुरंत ही जमीन पर बैठा देती है। यहाँ पर जो लीजे है वो उसके हाथों को पोंछ रही थी और किम उससे बोल रहा था कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो लीजे का थैंक्स भी करता है कि वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करती है। तुम्हें इस चीज को देखकर खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारी केयर करे। वेल, फिर हम देखते हैं ड्रोथी को, जहाँ पर उसे रहा नहीं जाता कि आखिरकार जो किम है वो बस लीजे की तारीफ क्यों कर रहा है। वो तुरंत ही दौड़ते हुए जाती है बाल्टी के पास, वहाँ पर वो पानी के अंदर अपने हाथों को भिगाती है और फिर वापस आती है किम के पास। वो यहाँ पर किम के फेस को वॉश करने का ट्राई कर रही थी एंड किम भी समझ जाता है कि आखिर ये क्या करना चाहती है। ये दोनों ही इस चीज पर हंसने लगते हैं। फिर जो किम है वो बोलता है कि ड्रोथी, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। एंड यहाँ पर अपना नाम सुनने के साथ ही ड्रोथी काफी खुश हो गई थी। वो तुरंत ही वापस जाती है पानी लेने के लिए। हालांकि किम उसे रोकने का ट्राई करता है कि तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन ड्रोथी उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती। किम यहाँ पर सोच रहा था कि सच में
ऐसा लगता है कि ये बस एक ड्रीम है। कुछ दिनों पहले तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा ड्रोथी और लीजे को यूं ही स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। वेल, फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर ये सभी लोग डिनर कर रहे थे। हालांकि ड्रोथी सो चुकी थी। इन दोनों की भी नजर ड्रोथी के ऊपर पड़ती है, तो फिर इन्हें पता चलता है कि वो पहले ही सो चुकी है। अब इस चीज को देखने के बाद जो किम है वो ड्रोथी को उठाता है और उसे ले जाकर बेड पर सुला देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लीजे को, जहाँ पर वो अपना बर्तन वगैरह धुल रही थी, मतलब कि वो अपने फैमिली का काम कर रही थी। तभी यहाँ पर आता है किम, और जो किम है वो साइड से जा ही रहा था कि तभी जो लीजे है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। किम का हाथ पकड़ने के बाद वो काफी प्यार से किम की तरफ देख रही थी। फिर इसके बाद वो किम की और ज्यादा करीब आकर उसके सर वगैरह को पोंछने लगती है। एंड इसी तरह से जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। तो फिर जो किम था वो बोलता है कि चलो कमरे में चलते हैं। एंड ऑफ कोर्स कमरे के अंदर आने के बाद ये लोग गिल्ली डंडा तो खेलेंगे नहीं, बाकी सब जो करेंगे वही होता है। एंड यहाँ पर किम सोच रहा था कि सच में ये लेडी मेरी वाइफ है और वो मेरी डॉटर। मैं कभी भी नहीं चाहता कि ये दोनों मुझे छोड़कर जाएं। संटा प्लीज तुम कभी भी इन दोनों को मुझसे मत छीनना। मैं हमेशा से अपने लाइफ को इसी तरह से एंजॉय करना चाहता था और मैं इसे एंजॉय करते हुए मरना भी चाहता हूँ। फिर इसके बाद जो लीजे है वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में और अपने पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताती है, जैसे कि कॉमनर्स के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, वहीं ये नोबल्स के पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। उनके पास काफी सारे रूम होते हैं, इस वजह से वो कभी भी इस चीज को समझ नहीं सकते। लेकिन कॉमनर्स के लिए ये चीज एकदम ही अलग होती है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम होता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ सोते हैं। और इसी वजह से मुझे ये बात काफी अच्छे से पता है कि जो कपल है वो अपना नाइट स्पेंड कैसे करते हैं। एंड हाँ, लीजे का मतलब किसी और चीज से था, मतलब की जब वो छोटी थी उस समय उसके जो डैड थे वो उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा मारते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा मारते पीटते थे। और लीजे को इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उसकी मॉम को तब तक पीटा जाता था जब तक कि वो अनकॉन्शियस ना हो जाए। ये सारी चीजें देखकर लीजे को ऐसा लगता था कि यही उसका फ्यूचर है, मतलब कि फ्यूचर के अंदर उसके साथ भी ऐसा ही होगा। हालांकि प्रेजेंट के अंदर जो लीजे है वो धीरे से अपनी आंख खोलती है। उसे अपने पूरे घर के अंदर लकड़ी के जलने की स्मेल आ रही थी और फिर वो सोचती है कि रुको, आखिरकार मैं बेड पर कब आ गई। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग फ्लोर के ऊपर सो रहे थे, तो फिर आखिरकार मैं यहाँ पर क्या हूँ। एंड फिर इसके बाद उसे अपने साइड में ड्रोथी भी दिखाई देती है, वो भी काफी आराम से सो रही थी। लीजे स्माइल करते हुए सोचती है कि सच में मैं काफी खुश हूँ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी फर्स्ट नाइट ऐसी होगी। जब से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है तब से लेकर अब तक मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। वो जब ये सारी बातें सोचते हुए स्माइल कर रही थी तभी उसी समय किम भी जाग जाता है। हालांकि जो किम है वो नींद में ही था, तो फिर वो वापस से बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाता है। एंड यहाँ पर जो लीजे है वो ये सोच रही थी स्माइल करते हुए कि सच में मैं काफी खुश हूँ। आज से पहले मुझे कभी भी इतनी खुशी फील नहीं हुई। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली किम को भी होश आ चुका था। वो उठते हुए अपने साइड में देखता है, तब उसे पता चलता है कि जो ड्रोथी है वो अभी भी सो रही है। फिर हम देखते हैं लीजे को जो कि एक बाल्टी उठाने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर किम आता है और उस बाल्टी को उठा लेता है। किम को अचानक ही अपने सामने देखकर लीजे थोड़ी हैरान हो गई थी। फिर इसके बाद जो किम है वो जाकर उस जलते हुए लकड़ी को बुझाता है। एंड इसी बीच जो लीजे है वो किम से साइड से कुछ बोलती है। वो क्या बोलती है वो ना ही मुझे समझ में आता है, ना ही किम को। किम उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम अच्छे से सोई। एंड इसी तरह से ये दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं। किम उससे बोलता है कि आखिरकार मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, लीजे या फिर कुछ और। लीजे किम से बोलती है कि प्लीज तुम मुझे डियर बताओ। किम भी उसकी बात को समझ जाता है कि हाँ ये क्या कहना चाहती है। वो बोलता है कि ठीक है डियर। एंड इस बात को सुनने के साथ ही लीजे काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी। ये दोनों आपस में इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं ड्रोथी को अब फाइनली उसे भी होश आ चुका था। एंड हाँ, ड्रोथी ये ड्रीम देख रही थी कि जो उसका मीट है वो अपने आप ही उड़कर जा रहा है। इस ड्रीम को देखते हुए ड्रोथी को होश आता है। वो उठते हुए बोलती है मीट। एंड ये बोलने के साथ ही वो तुरंत ही फंस पर गिर चुकी थी। फिर इसके बाद जो ड्रोथी है वो इन दोनों की तरफ भागने लगती है। इन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि ड्रोथी उनके पास आ रही है, लेकिन जो ड्रोथी है वो तुरंत ही उनके पास से निकल जाती है और सीधा जाती है मीट के पास, ये चेक करने के लिए कि मीट है या फिर नहीं। इस चीज को देखकर ये भी स्माइल कर रहे थे, क्योंकि हाँ फाइनली इनके दिन आराम से कट रहे थे। किम ड्रोथी को बताता है कि चिंता मत करो, मीट वहीं पर है, तुम चिंता मत करो। एंड जो ड्रोथी है वो भी मीट मीट करके चिल्लाने लगती है। इस चीज को देखकर किम सोचता है कि शायद अब मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर किम आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि अगर मुझे एक और उल्फ मिल जाए तो फिर मजा आ जाएगा। इस बार तो मेरे पास एक वेपन भी है, मुझे यकीन है कि इसका यूज करते हुए मैं उस उल्फ को डिफीट कर सकता हूँ। इसी बीच जो किम है उसे फील होता है कि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अचानक ही बदल गया है। किम सोचता है कि रुको, आखिर ये है क्या, अचानक ही पूरा प्लेस इतना ज्यादा बदल कैसे गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जल्द यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर अपेयर होने वाला है। किम के सोचने के साथ ही हम देखते हैं एक पर्सन के पैरों को जो कि किम की तरफ ही आगे बढ़ रहा था।
किम की भी नजर इस पर्सन के ऊपर पड़ती है। वो पूछता है कि रुको, आखिरकार तुम हो कौन। हम देखते हैं उस पर्सन को जिसने की एक चोगा पहन रखा था एंड हाँ वो दिखने में थोड़ा ओल्ड था। फिर इसके बाद ये जो ओल्ड मैन है ये हमें अपने थोड़े पास्ट के बारे में बताता है कि आखिरकार वो यहाँ पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। उसे एक पत्थर के ऊपर थोड़ा बहुत ब्लड दिखा था जिसे देखते हुए वो बोल रहा था कि क्या ये किसी एनिमल का है। एंड थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद ओल्ड मैन को ये रियलाइज होता है कि ये ब्लड किसी बड़े जानवर का है। वो सोचता है कि अकेले इस बड़े मॉन्स्टर को डिफीट करना लगभग नामुमकिन है। फिर इसके बाद वो उस पर्सन को कई दिनों तक ढूंढता है जिसने कि उस मॉन्स्टर को हंट किया था। एंड कई दिनों तक उसे ढूंढने के बाद उसे फाइनली दिखता है हमारे किम का घर। उसे यहाँ पर किम भी दिखाई देता है तो फिर वो सोचता है कि क्या उस बड़े से मॉन्स्टर को इस पर्सन ने हंट किया है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये उतने बड़े मॉन्स्टर को हंट कर सकता है। बिना किसी प्रोफेशनल हंटर के कोई भी ऐसा कर ही नहीं सकता और बिना किसी वेपन के अकेले उस मॉन्स्टर को डिफीट करना लगभग नामुमकिन है। मुझे खुद से ही इन सभी चीजों को चेक करना होगा। एंड इसी तरह से सभी चीजों को ढूंढते ढूंढते वो आया किम के पास। किम के पास आने के बाद उसे उसके हाथों के ऊपर एक दिखाई देता है एक निशान। ये निशान उस वुल्फ मॉन्स्टर के काटने का था जिससे कि ये ओल्ड मैन तुरंत ही पहचान जाता है। लेकिन ओल्ड मैन को पता चलता है कि किम का जो हाथ है वो पूरी तरह से हिल हो चुका है जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। एंड वो किम को देखकर काफी सारी चीजें सोचता है जैसे कि ये काफी बड़ा है, काफी मस्कुलर है, इसकी बॉडी काफी अच्छी है। और इस पर्सन को अच्छे से देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी सामने आती है। मेरे ख्याल से ये पर्सन होगा एक मेज, क्योंकि अगर ये एक मेज नहीं है तो फिर ये कभी भी उस वुल्फ को डिफीट नहीं कर सकता। फिर इसके बाद ओल्ड मैन हमें मेज के बारे में बताता है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इनसे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत हुई तो फिर तुम उनसे मिल सकते हो। और फिलहाल ओल्ड मैन को ऐसा लग रहा था कि जो किम है वो है एक मेज। ओल्ड मैन हंसते हुए सोचता है कि फाइनली मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो फिर शायद मुझे दोबारा कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा और मैं मर जाऊंगा। वहीं अगर हम किम की बात करें तो किम ये सोच रहा था कि ये पर्सन कितना अजीब है और ये मुझे घूर क्यों रहा है। फिर जो ओल्ड मैन है वो हमें अपने बारे में बताता है कि कुछ टाइम पहले मैं भी काफी यंग था और अगर तुम किसी नोबल के फॉरेस्ट को मैनेज करने लगते हो तो फिर तुम बन जाते हो वुडलैंड। और अगर तुम उस माउंटेन के ऊपर किसी मॉन्स्टर वगैरह से फाइट करते हो, उन्हें डिफीट करते हो, तो फिर उसके बदले में तुम्हें मिलेंगे मेरिट्स और उसके बदले में तुम किसी एरिया के लॉर्ड बन सकते हो। इन सब चीजों के लिए मैंने अपने फादर को पीछे छोड़ दिया और मैं विलेज से भी बाहर निकल गया। मैं बस यही सोच रहा था कि आगे चलकर मैं एक ऐसा हंटर बनूंगा जो कि अपना ख्याल खुद ही रख सकता है। कुछ टाइम के बाद मैं एक विलेज का माउंटेन कीपर बन गया और वो विलेज सच में काफी अच्छा था। वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज की कमी थी और वो थी जलने वाली लकड़ी। हालांकि उस फॉरेस्ट के अंदर जो कॉमनर थे वो भी एंटर कर सकते थे, इस वजह से लोग फॉरेस्ट के अंदर तक गए और उन्होंने लगभग सारी जलने वाली लकड़ियां निकाल ली। उस समय मुझे लगा कि मुझे भी इस माउंटेन की ओर ज्यादा अंदर जाना चाहिए, शायद और ज्यादा अंदर जाने के बाद मैं सभी चीजों को अच्छे से समझ सकूं। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जो कॉमनर है वो ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाते, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही माउंटेन के ऊपर जाते हैं। बट ये जो पर्सन था ये दूसरे एरिया में चला गया था, फॉरेस्ट के काफी ज्यादा अंदर। वहां पर जाने के बाद इसे थोड़ी बहुत चोट वगैरह भी लग गई थी एंड तभी इसके सामने अपीयर हुए गोबलिन्स। उन गोबलिन्स के साथ में उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें देखने के बाद इस पर्सन को कुछ याद आता है। इसे याद आता है कि विलेज के अंदर से जो औरतें गायब हो रही थी, आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। उन सभी को इन गोबलिन्स ने पकड़ लिया और फिर उनके साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर तुमने और भी मांगा देखी है तो फिर तुम्हें पता होगा। एंड हाँ, इस ओल्ड मैन को भी नहीं छोड़ा जाता, इसे पकड़ कर इसका सब कुछ सामान छीन कर इसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये काफी सालों तक वहीं पर बंद था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को याद करते हुए कि वो इन सभी गोबलिन से अपना रिवेंज लेगा। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी कि वो अपना रिवेंज लेगा और यहाँ पर जितने भी गोबलिन मॉन्स्टर मौजूद है वो उन सभी के घोंसले को जलाकर उन्हें मार देगा। पलचंड के अंदर ओल्ड मैन सोच रहा था कि ये आदमी ये वो सब कुछ कर सकता है, इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि हम सिर्फ उसके बॉडी को देखकर इस चीज को जज नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी हीलिंग एबिलिटी भी काफी अच्छी है क्योंकि इसका घाव बहुत ही जल्दी हील हो चुका है। अगर मैं इसे थोड़ा अच्छे से ट्रेन कर दूं तो फिर शायद ये दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर हंटर बन जाएगा। फिलहाल तो वो सभी गोबलिन माउंटेन के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन जब एक बार औरतों की कमी हो जाएगी तो फिर वो वापस से आएंगे, विलेज के ऊपर हमला करेंगे और उस समय हम उन सभी को पकड़कर उन्हें मार सकते हैं। हालांकि जब तक मैं इसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर नहीं लेता तब तक मुझे इससे गोबलिन की बात छुपानी होगी। लेकिन जब एक बार मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा उसके बाद ये भाग नहीं पाएगा और फिर मैं उन सभी गोबलिन को इसके साथ मिलकर मार डालूंगा। वो जब ये सारी बातें सोच रहा था तभी जो किम है वो उसे ग्रीट करता है, ये सोचते हुए कि मैं इस पर्सन को अच्छे से नहीं जानता, मुझे केयरफुल रहना होगा। हालांकि मैं इसे ग्रीट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे सावधान रहना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। जो ओल्ड मैन है वो किम से बोलता है कि अब मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो कि मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें बनाऊंगा एक हंटर। किम को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किम के घर का सीन। किम उठते हुए बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी आंखें बंद करी और सुबह हो गई, सच में क्या बकवास है, मुझे और सोना था। फिर इसके बाद किम की नजर उसके विंडो के बाहर जाती है जहाँ पर उसे दिखाई देता है वही ओल्ड मैन
मैन जो कि बाहर खड़ा होकर किम का वेट कर रहा था। किम उसे देखते हुए सोचता है कि क्या ये पर्सन अभी भी यहीं पर है, ये यहाँ से गया नहीं। मैं नहीं चाहता कि जब घर के अंदर लीजे और ड्रोथी हैं उस समय कोई पर्सन और घर के अंदर आए। ये सब बातें सोचते हुए किम अपने कपड़े को सही कर रहा था, तभी हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि आराम से स्माइल कर रहा था, एक प्यारी सी स्माइल। लेकिन ये स्माइल किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये उसके पुराने बॉस की तरह थी जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ काम के टाइम पर ही ऐसा स्माइल करता था। अपना सब कुछ सेट करने के बाद, मतलब कि बैग वगैरह पैक करने के बाद किम यहाँ से जा ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है कि जुहुआन। इस बात को सुनकर किम पीछे घूमते हुए बोलता है कि लीजे चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम देखते हैं लीजे को जो कि किम के लिए जल्दी जल्दी लंच वगैरह पैक कर रही थी और किम ये सोच रहा था क्या ये मेरे लिए लंच पैक कर रही है। सच में ये कितनी ज्यादा प्यारी है, एक वाइफ होना बिल्कुल भी बुरा नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ड्रोथी को, जब लीजे किम के लिए लंच पैक कर रही है तो फिर जो ड्रोथी है वो कहाँ शांत रुकने वाली थी, वो तुरंत ही भाग कर किम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपना सर हिलाते हुए बोलती है कि तुम नहीं जा सकते। इसी बीच लीजे भी किम के पास आते हुए बोलती है कि मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। वो किम के बैग में ये लंच रखते हुए बोलती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से खा लेना और घर वापस आ जाना। किम यहाँ पर स्माइल करते हुए ये सोच रहा था कि अब फाइनली मेरे पास भी एक फैमिली है और मैं इस चीज से काफी खुश हूँ। फिर इसके बाद जो किम है वो यहाँ से निकल जाता है, पीछे से लीजे बोलती है कि सही सलामत वापस आना। और फिर इसके बाद जो ड्रोथी है वो भी स्माइल करते हुए बोलती है कि सही सलामत वापस आना। उन दोनों की बात को सुनकर किम यहाँ से जाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं सही सलामत वापस आऊंगा। एंड इन दोनों को देखते हुए किम ये सोच रहा था कि सच में मेरी वाइफ और मेरी डॉटर ये दोनों ही बहुत ही प्यारी हैं। वेल फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो किम है वो ओल्ड मैन के साथ आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि आखिरकार मैं कब तक चलूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये ओल्ड मैन मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, मैं करूँ तो करूँ क्या। किम जब ये सोच रहा था तभी वो ओल्ड मैन किम की तरफ घूमकर कुछ बोलता है और फिर इसके बाद चुपचाप वापस से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर वो जब आगे बढ़ रहा था उस समय उसके पैरों के निशान जमीन पर पड़ रहे थे। एंड इस चीज को देखने के बाद लिटरली किम एकदम शॉक था। वो बोलता है कि ये ओल्ड मैन आखिरकार इसके फुट स्टेप इतने अजीब कैसे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई ओल्ड मैन नहीं बल्कि ये कोई जेसीबी है जो कि अपना पैर जमीन पर रख रही है। अगर मैं इस पर्सन से कुछ सीखना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसकी नकल करनी होगी, जो ये करता है मुझे भी वही करना होगा। ये सब सोचने के बाद जो किम है वो ओल्ड मैन की तरह ही चलने लगता है और फिर इसके बाद वो हमें बताता है कि ओल्ड मैन ने मुझे काफी कुछ सिखाया। उसने मुझे काफी सारे ट्री दिखाए जो कि उनमें से हर एक ट्री अलग था। एंड हाँ इस ओल्ड मैन ने किम को काफी सारी चीजें सिखाई, मतलब कि बहुत चीजें जो कि किम अच्छे से याद नहीं कर पाया। एंड इसी तरह से चलते चलते ये एक माउंटेन पर पहुंचते हैं जहाँ पर किम जो है वो तुरंत ही आराम से बैठ जाता है। वहीं जो ओल्ड मैन है वो अपने पास से सूखे हुए मीट को बाहर निकालता है और उसे खाने लगता है और किम की तरफ इशारा करता है कि तुम भी शुरू करो। उसके इस बात को सुनने के साथ ही किम काफी खुश हो गया था। वो तुरंत ही अपना लंच बॉक्स खोलते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं खा सकता हूँ। लेकिन वो इस चीज को खाता उससे पहले ही जो ओल्ड मैन है वो बोलता है कि रुको। इस बात को सुनकर किम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या रुको, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या। ओल्ड मैन किम को सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उधर देखो। इस बात को सुनकर किम अपने सामने देखता है जहाँ पर उसे काफी सारे जानवर वगैरह दिख रहे थे। किम सोचता है तो इस वजह से इसने मुझे रोका, क्योंकि अगर मैं लंच बॉक्स खोलूंगा तो फिर इसकी स्मेल पूरे फॉरेस्ट के अंदर फैल जाएगी और काफी सारे जानवर मेरे पास आ जाएंगे। लीजे ने सुबह काफी मेहनत से इस लंच को बनाया था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मैं इसे खा नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रो दूंगा। ये सब सोचने के बाद जो किम है वो वापस से अपने घर आता है। ओल्ड मैन भी साइड में दरवाजे पर खड़ा था, अपने हाथ में 2 स्टिक पकड़े। किम भी इस स्टिक को देखता है और सोचता है कि क्या ये ओल्ड मैन इसका यूज करके कोई बो वगैरह बनाने वाला है। एंड हाँ ये ओल्ड मैन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो इस स्टिक का यूज करते हुए बनाता है 2 बो। उनमें से वो एक बो किम को देता है और एक खुद रखता है और फिर इसके बाद वो कहीं जाने लगता है। किम सोचता है क्या सच में मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा लगता नहीं कि मैं इसे अच्छे से यूज कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे करना होगा। फिर हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कि अपने बो एंड एरो को उठाता है और कहीं पर निशाना लगाता है। किम सोचता है कि ये बो काफी बड़ा है, लेकिन ओल्ड मैन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ज्यादा पावर लगा रहा है। हम देखते हैं ओल्ड मैन के एरो को जो कि सीधा जाकर एक पेड़ से टकराता है एंड वो उस पेड़ के काफी अंदर तक घुस चुका था। किम भी इस चीज को देखकर इम्प्रेस था कि सच में इसमें काफी पावर थी। फिर जो किम है वो भी निशाना लगाना शुरू करता है। जो ओल्ड मैन है वो किम के पोस्चर वगैरह को सही करता है कि ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो। किम भी बिल्कुल वैसा ही करते हुए सोच रहा था कि मुझे एकदम सीधा रहकर निशाना लगाना होगा। मुझे पूरी तरह से अपना फोकस एक ही चीज पर रखना होगा। वो अपने बीते हुए दिनों को याद करता है कि आखिरकार उन सभी दिनों में किम ने क्या क्या किया। वो सोचता है कि अगर मैं एक ऐसा पर्सन बनना चाहता हूँ जो कि अपने वाइफ और अपने डॉटर को बचाना चाहता है तो फिर मुझे ये करना ही होगा। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किम के घर का सीन जहाँ पर ड्रोथी आराम से बेड पर लेटते हुए सोच रही थी कि आज तो मजा आ गया, मैं रोज इस तरह से मीट खाना चाहती हूँ, मुझे वो काफी पसंद है। वो बोलती है कि मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, मैं चाहती हूँ कि मैं और
ज्यादा खाऊं लेकिन मैं खा नहीं सकती। इसी बीच उस साइड से लीजे की हंसने की आवाज आती है एंड यहाँ पर जो लीजे है वो सच में काफी स्माइल वगैरह कर रही थी। ड्रोथी सोचती है कि जुहुआन के आने के बाद लीजे काफी बदल चुकी है। वो पहले स्माइल नहीं करती थी लेकिन अब वो हमेशा स्माइल करती है। वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरा खाना जल्दी से पच जाए और मैं जाकर और ज्यादा मीट खा सकूं। इसी बीच जो ड्रोथी है वो ये सोचती है कि आखिरकार जुहुआन है कौन। वो लीजे का पति है लेकिन आखिरकार वो मेरा क्या है। लीजे और किम ये दोनों मेरे रियल मॉम डैड नहीं है। क्या होगा अगर ये दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहीं चले गए तो। किम लीजे का पति है, इसका मतलब वो लीजे को अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन ड्रोथी के बारे में क्या, वो क्या करेगी। ये सब सोचने के साथ ही ड्रोथी की नींद खुल जाती है। वो उठते हुए बोलती है कि सभी लोग कहाँ चले गए, क्या सभी लोग चले गए। इसी बीच ड्रोथी सुनती है एक आवाज जहाँ पर कोई बोल रहा था कि तुम यूजलेस हो। अगर तुम कोई लड़का होती तो फिर तुम मेरे साथ काम कर सकती थी लेकिन तुम एक लड़की हो जो कि किसी भी काम की नहीं। एंड ये बातें ड्रोथी के पहले डैड ने बोला था। इन सभी बातों को याद करके ड्रोथी काफी परेशान हो रही थी। वो तुरंत ही मीट की तरफ भागते हुए बोलती है मीट मीट, क्या वो चला गया। लेकिन बाल्टी के अंदर ड्रोथी को दिखाई देता है कि हाँ यहाँ पर मीट है। इसी बीच ड्रोथी बाहर से किसी आवाज को सुनती है जहाँ पर कोई बोल रहा था कि तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। इस बात को सुनकर ड्रोथी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। वो तुरंत ही विंडो के पास जाकर बाहर देखती है, तब उसे दिखाई देते हैं कुछ लोग। ये वही लोग थे जो कि बार बार ड्रोथी के डेड को बुली करते थे, मतलब कि उन्हें पीट कर उनसे सामान वगैरह छीन लेते थे। एंड इन्हें देखने के बाद ड्रोथी काफी डर गई थी कि आखिर ये यहाँ पर क्यों हैं। फिर वो लीजे के बारे में सोचती है कि आखिर लीजे कहाँ गई। अगर मेरी पहली मॉम की तरह इन्होंने लीजे को भी पीट कर आत्मरा कर दिया तो फिर क्या होगा। हम देखते हैं उन्हीं तीनों को जिन्होंने लीजे की गर्दन पकड़ रखी थी और वो लीजे से बोल रहे थे कि ये स्मेल कैसी, मुझे बताओ ये स्मेल कैसी, क्या तुमने हमारे पास से मीट को चुराया है। लीजे बताती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पास से मीट को नहीं चुराया, उसे मेरे हस्बैंड ने हंट किया है। इस बात को सुनकर वो हंसते हुए बोलते हैं ये क्या बकवास है, वो पर्सन जिसे हंट करना आता ही नहीं, तुम ये बोल रही हो कि उसने हंट किया है। वो लीजे को इसी तरह से और भी ज्यादा बुली करते हैं लेकिन लीजे उन्हें बताती है कि नहीं, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, सच में मेरे हस्बैंड ने इसे हंट किया है। एंड लीजे की इन सारी बातों को सुनने के बाद वो लीजे को साइड में फेंकते हैं और सीधा जाते हैं घर के अंदर। उन्हें घर के अंदर उल्फ का एक खाल दिखाई देता है जिसे देखने के साथ ही ये लोग बोलते हैं क्या एक उल्फ का खाल, ये तो सच में काफी महंगा होगा, हम इसे बेचकर काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। फिर इसके बाद ये घर के अंदर और भी काफी सारी चीजें ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या है। यहीं पर जो ड्रोथी है वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। उसे काफी डर लग रहा था कि अगर इन्होंने ड्रोथी को ढूंढ लिया तो फिर वो उसे भी पीटेंगे। इसी बीच जो लीजे है वो तुरंत ही उस खाल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते, ये हमारा है। इस मॉन्स्टर को मेरे हस्बैंड ने हंट किया था, इस वजह से तुम इस चीज को नहीं ले जा सकते। इनमें से कोई भी लीजे की बात को नहीं मानता क्योंकि वो यहाँ पर इसी इरादे से आए थे कि वो लीजे के सारे सामान को चोरी कर लेंगे या फिर लूट लेंगे। येलो ईयर वाला बंदा लीजे की गर्दन को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति इन सभी चीजों को हंट कर पाएगा। मेरे ख्याल से अब तक वो फॉरेस्ट के अंदर मर चुका होगा, क्या तुम मेरी बात समझ गई। ये बोलने के बाद वो लीजे को साइड में फेंकता है जिसकी वजह से लीजे सीधा गिरती है जमीन पर। एंड अपना सर उठाने के साथ ही लीजे को अपने सामने दिखाई देती है ड्रोथी जो की बेड के अंदर छुपी हुई थी। ड्रोथी को देखने के साथ ही लीजे को समझ में आ जाता है कि जो ड्रोथी है वो यहाँ पर छुपी हुई है एंड लीजे को ड्रोथी के बारे में इन सभी को नहीं बताना चाहिए। वो तुरंत ही अपना सर घुमा लेती है ताकि इन सभी को ड्रोथी के बारे में पता ना चले। लीजे को इस तरह से देखकर ड्रोथी सोचती है कि रुको, क्या ये इस तरह से प्रिटेंड कर रही है कि इसने मुझे देखा ही नहीं। मुझे आज खुद से नफरत हो रही है, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मैं हमेशा अकेली जाकर छुप जाती हूँ और लीजे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। बट आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पर लीजे की मदद कर सकती हूँ। ड्रोथी के सोचने के बाद हम उन्हीं तीनों का सीन देखते हैं जहाँ पर येलो हीयर लीजे को देखकर हंसते हुए बोल रहा था कि ओ, तुम्हारी लाइफ को देखकर ऐसा लग रहा है कि आजकल तुम काफी अच्छी लाइफ जी रही हो, इंटरेस्टिंग। शायद तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा बदल गया है लेकिन सोचो अगर उस माउंटेन गार्डियन को तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। फिर येलो हीयर के साइड में खड़ा दूसरा बंदा बोलता है कि जो लीजे का हस्बैंड है अगर उसे इनके बारे में पता चल गया तो फिर वो इनके साथ क्या करेगा। येलो हीयर बोलता है कि चिंता मत करो, उसे हमारी लैंग्वेज आती नहीं तो फिर कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला, बस वो हमें जाते हुए पकड़े ना। फिर येलो हीयर लीजे को उठाते हुए बोलता है कि हम इसे लेकर फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे ताकि उसके पति को कभी भी लीजे के बारे में पता ना चल सके। लीजे को उठाने के बाद वो अपने बाकी साथियों से बोलता है कि यहाँ पर जो भी सामान है तुम सभी लोग वो सब उठा लो, हम निकलने वाले हैं। फिर वो लीजे से बोलता है कि देखो तुम अपने हस्बैंड को इन सभी चीजों के बारे में मत बताना क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो फिर हम आधी रात को आएंगे और तुम्हारे झोपड़ी वगैरह को पूरी तरह से जलाकर राख कर देंगे। क्या तुम मेरी बात समझ गई। लीजे उन्हें भी रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो लीजे की बात को नहीं सुनते एंड उसके जो पीछे बाकी खड़े लोग थे वो मीट और खाल वगैरह को उठाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। उन सभी के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं ड्रोथी को जो कि धीरे धीरे करके अपने बेड से बाहर निकलती है। वो बाहर निकलते हुए सोच रही थी कि वो सभी लोग लीजे को अपने साथ ले गए, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी कुछ बुरा होने वाला है। अगर वो वापस नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, क्या हम लीजे को खो देंगे। एंड हाँ, ये यहाँ पर किम की बात कर रही है। वो अभी भी अपने माउथ के ऊपर हाथ को रख
भागकर खुद को शांत करने का ट्राई करती है ताकि वो बिल्कुल भी आवाज ना करे, बट ऐसा होता नहीं। यहाँ पर ड्रोथी भी थोड़ी देर बाद रोने लगती है, ये बोलते हुए कि जुहान आखिर तुम कहाँ पर हो। एंड हाँ, इन सभी को भी घर के अंदर से थोड़ी बहुत रोने की आवाज आती है, लेकिन ये उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और बस चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं किम को, जो कि घर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहा था कि सच में आज का दिन तो काफी लंबा था। थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ ही जिन्हों को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो ओल्ड मैन की तरफ देखता है तो फिर ओल्ड मैन सामने की तरफ इशारा करता है कि आवाज वहां से आ रही है। जो किम है वो ओल्ड मैन के इशारे पर ध्यान नहीं देता और उसका थैंक्स करता है मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। इसी बीच किम को घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि ड्रोथी ड्रोथी क्या तुम हो। वो सोचता है कि ड्रोथी कभी भी इस तरह से नहीं रोती, आखिरकार घर के अंदर हुआ क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि लीजे और ड्रोथी को कुछ हो गया, मुझे जल्द ही जाना होगा। ये सोचने के साथ ही जो किम है वो सीधा घर की तरफ भागने लगता है। वो काफी स्पीड के साथ घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे दिखाई देती है लीजे और वही तीनों लोग जिन्होंने की लीजे को पकड़ रखा था। लीजे को इस हालत में देखने के साथ ही किम का पारा हाई हो जाता है। वो सोचता है कि रुको, क्या मुझे इन सभी को मार देना चाहिए। एंड हाँ, जो किम है वो काफी स्पीड के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ता है। जो रेड हियर वो बिल्कुल भी रिएक्ट कर पाता उससे पहले सीधा उसके फेस पर पड़ता है पंच और इसी पंच के अंदर वो बंदा नॉकआउट हो चुका था। लीजे भी यहाँ पर किम को देखकर थोड़ी खुश थी और उसकी इतनी ज्यादा पावर को देखने के बाद थोड़ी हैरान भी। फिर जो किम है वो सीधा बाकी दोनों की तरफ आगे बढ़ता है। वो सीधा जाकर ब्लैक हियर वाले पर्सन के गले को पकड़ता है एंड फिर उसके फेस पर एक जोरदार कोहनी मारता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था एंड हाँ, इसी के साथ ये बंदा भी नॉकआउट हो चुका था। अब लास्ट में वही येलो हियर वाला बंदा बचा था, जो कि गुस्से में किम के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, बट ऑफ कोर्स वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि जो किम है वो तुरंत ही उसे पेट से पकड़ता है और फिर उठाकर उसे पटकता है जोर से जमीन के ऊपर। जमीन पर गिरने के साथ ही उस बंदे की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जो किम है वो तुरंत ही उसके माउथ को पकड़ता है और अपने पंच से उसे मारने जा ही रहा था। इस समय किम सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, ये लोग बहुत ही ज्यादा घिनौने हैं। अगर मैं इन सभी को एक बार अच्छे सबक सिखाता हूँ तो फिर शायद ये दोबारा मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करने का ट्राई करे ही ना। ये सोचने के साथ ही किम उन्हें एक जोरदार पंच मारता है और फिर गुस्से में सोचता है कि मुझे इनके माइंड के अंदर ये बात बिठानी होगी कि ये कभी भी मेरे फैमिली के ऊपर अटैक ना करें। एंड हाँ, किम जब इतना ज्यादा गुस्सा होकर उसे मारने ही वाला था, तभी जो लीजे है वो किम का नाम पुकारती है और बोलती है कि रुक जाओ। इसी बीच हम देखते हैं येलो हियर को, जो कि एक वेपन के साथ पीछे से किम के ऊपर अटैक करता है सीधा उसे मारने के लिए। यहाँ पर इसका इंटेंशन था कि वो किम को मार देगा, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि जो किम है वो तुरंत ही उसके हाथों को पकड़ता है और फिर उसे जोर से दबाने लगता है। किम यहाँ पर गुस्से में बोलता है कि नहीं, अब तुम नहीं बचने वाले, तुम मेरे हाथों से मरोगे। ये बोलने के बाद किम उसके हाथों को जोर जोर से दबाने लगता है और वही येलो हियर चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। इसी बीच जो ओल्ड मैन है वो भी किंग की तरफ आगे बढ़ता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि देखो रुक जाओ, अब बहुत हो गया। फिर वो घर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने घर की तरफ जाना चाहिए अपने डॉटर को देखने के लिए, वरना क्या पता वो क्या कर ले। वहीं अगर हम लीजे की बात करें तो वो भी थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो नहीं चाहते कि किम किसी को जान से मारे। दूसरी तरफ जो ड्रोथी है वो भी घर के अंदर अभी भी फूट फूट कर रो रही थी और किम का वेट कर रही थी। सभी चीजों को देखने के बाद किम भी शांत हो जाता है और सोचता है कि हाँ, अब मैं इसे नहीं मारने वाला, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ। फिर हम देखते हैं ड्रोथी को, जो कि किम को देखते हुए सोच रही थी कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे गुस्सा करना आता ही नहीं, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये गुस्से में बहुत ही ज्यादा भयानक लगता है, बहुत ही ज्यादा भयानक। फिर जो लीजे है वो आगे सोचती है कि क्या जो जिन्हू है वो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसा कि उसने इन लोगों के साथ किया। फिर जब वो किम की आंखों में देखती है उस समय उसे समझ में आता है कि जो किम है वो कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लीजे को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जिन्हों का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका है और वो लीजे को लेकर काफी परेशान है। लीजे सोचती है कि ये आंखें, ये वही आंखें हैं जो कि मुझे बचाने के लिए इतनी ज्यादा बेबस थी और फिलहाल ये सोच रहा है कि कहीं इसकी लड़ाई को देखने के बाद मुझे इससे डर न लगे। लीजे जब ये सारी बातें सोच रही थी उसी समय जो जिन्हों है वो बोलता है कि लीजे जिन्हों की बातों पर ध्यान नहीं देती और सोचती है कि क्या मुझ जैसे किसी वर्थलेस वुमन के लिए किसी को इतना ज्यादा परेशान होना चाहिए। ये मेरा पहली बार था जब मैंने किसी और को खुद के लिए इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखा, सच में ये काफी डरावना है। फिर लीजे अपनी बॉडी को देखते हुए सोचती है कि मैं डर की वजह से नहीं कांप रही, बल्कि मैं इन सभी चीजों को देखने के बाद कांप रही हूँ और इस चीज को देखने के बाद जिन्हुआन को ऐसा लगता है कि मैं डर की वजह से कांप रही हूँ, शायद इसी वजह से वो इतना परेशान है। हस्बैंड प्लीज इस तरह के इमोशन मत बनाओ, इसे देखकर मुझे काफी बुरा लगता है। लीजे आगे सोचती है कि मैं शब्दों में तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, लेकिन तुम मेरी लैंग्वेज समझ नहीं सकते, इस वजह से मैं तुमसे ये बात बोल नहीं सकती। ये सोचने के बाद लीजे धीरे से अपने हाथ को किम की तरफ बढ़ाती है और बोलती है कि जुनहुआन। लीजे की बात को सुनने के साथ ही किम भी लीजे की तरफ आगे बढ़ता है। जो लीजे है वो तुरंत ही किम के हाथ को पकड़ती है और सोचती है कि इसके ये गर्म हाथ, इन्हें पकड़ने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जब तक मैं इस पर्सन के साथ हूँ तब तक मैं एकदम ही सेफ हूँ, जब तक ये पर्सन मेरे साथ है तब तक मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं। ये सब सोचने के बाद
बाद लीजे स्माइल करते हुए बोलती है कि जुहुआन, इन सभी चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। इस एपिसोड में हमने देखा था कि जो कि मैं उसने सभी बैंडिट वगैरह को पीट कर लीजे को उनसे बचा लिया था एंड इस चीज से जो लीजे थी वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसे रियलाइज हो चुका था कि इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो कि उसकी फिक्र करता है। जो किम है वो तुरंत ही लीजे को गले लगा लेता है और पूछता है कि लीजे आखिरकार तुम कैसी हो। किम यहाँ पर ये भी सोचता है कि आखिरकार ये मेरे लिए इतनी ज्यादा ग्रेटफुल क्यों हो रही है, मैंने बस वही किया जो कि मेरा फर्ज था और इस वजह से इसे मुझे थैंक्स नहीं करना चाहिए बल्कि मुझे इसे थैंक्स करना चाहिए। वेल फिर हम देखते हैं ड्रोथी को जो कि अभी भी रो रही थी, मतलब कि उसे दिख रहा है कि हाँ ये दोनों ठीक हैं बट फिर भी अभी वो थोड़ी डरी हुई है तो फिर वो रो रही है एंड उसकी आवाज को जो लीजे है वो भी सुन लेती है। वो घर की तरफ इशारा करते हुए किम से बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। फिर इसके बाद ये दोनों तुरंत ही दौड़ते हुए घर की तरफ जाते हैं जहाँ पर जो लीजे है वो तुरंत ही ड्रोथी के पास जाती है और बोलती है कि ड्रोथी क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं ड्रोथी को जिसकी बॉडी बुरी तरह से सेक कर रही थी एंड हाँ उसने अपने पैंट को भी गीला कर दिया था। वेल ये एक छोटी सी बच्ची है जो कि काफी डर गई थी तो फिर ये कोई अननेचुरल बात नहीं। ड्रोथी यहाँ पर ये सोचती है कि किम से मैं नहीं मदद मांगी थी, मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी लेकिन किम के उन खतरनाक पंचेस को देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, मुझे डर लग रहा है। लेकिन मेरे आंखों के सामने हमेशा मेरी मॉम का और मेरे लीजे का चेहरा आता है जिसके अंदर हमेशा दर्द था। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उस पर दाग के निशान थे। मुझे डर था कि वापस से वही होने वाला है, इस वजह से मैंने चिल्लाकर किम को बुलाया। लीजे आगे रोते हुए ये सोचती है कि मुझे नहीं रोना चाहिए, अगर मैं रोऊंगी तो फिर शायद मुझे भी मार पड़ेगी। इसके अलावा मुझे लीजे से भी माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि मैं गलत थी। इससे पहले कि वो मुझे टॉर्चर करना या फिर मुझे मारना शुरू करे जैसा कि मेरे साथ मेरी पिछली मॉम करती थी, उससे पहले मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए। ये सब सोचने के बाद जो ड्रोथी थी वो लीजे से बोलती है कि लीजे तुम्हारी मदद करने के बजाय छुपने के लिए मुझे माफ करना, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं उस समय काफी डर गई थी वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। ड्रोथी की इन सब बातों को सुनने के साथ ही जो लीजे थी वो तुरंत ही उसे गले लगाते हुए बोलती कि ड्रोथी आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो। स्टार्टिंग में जब मैंने तुम्हें देखा था उस समय मैंने इस तरह से बिहेव किया कि मैं तुम्हें जानती नहीं, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हें देख लेते तो फिर शायद वो तुम्हारे साथ भी मारपीट करते। इसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए और वैसे भी हम सभी लोग ठीक हैं। ड्रोथी बोलती है क्या सच में? लीजे बताती है कि हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हम कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे पापा भी मौजूद हैं। इस बात को सुनकर ड्रोथी बोलती है क्या मेरे डैड? लेकिन वो तो पहले ही मर चुके थे ना। लीजे बोलती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, जिनो भी तो तुम्हारा पापा है ना। ड्रोथी बोलती है क्या? लेकिन वो तो लीजे का हस्बैंड है और मेरा क्या है? लीजे बताती है कि देखो वो मेरा हस्बैंड है और तुम्हारा डैड, तो फिर आगे से तुम्हें उसे पापा ही बोलना चाहिए। फिर वो लीजे से पूछती है कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ ना? लीजे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब ड्रोथी बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप मेरी स्टेप मदर हैं। लीजे बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर मैं तुम्हारी स्टेप मदर हुई तो फिर जिन्हों तुम्हारा डैड हुआ, क्या ये चीज सिंपल नहीं है? इस बात को सुनने के साथ ही ड्रोथी काफी खुश हो गई थी, वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नो वे। फिर वो खिड़की से जिन्हों को देखते हुए बोलते है क्या सच में ये पर्सन मेरा पापा है? वेल डैड कहना ज्यादा बेटर रहेगा। वो लीजे से पूछती है क्या सच में ये पर्सन मेरे डैड हैं? लीजे बताती है कि हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जिन्हों बाकी डेट्स के मुकाबले एकदम ही अलग है, वो कभी भी तुम्हें बुली नहीं करेगा बल्कि वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ड्रोथी पूछती है तो फिर आखिरकार जिन्होंने उन सभी को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा? क्यों? लीजे बताती है ऐसा इस वजह से क्योंकि वो ड्रोथी का डैड है और तुमने कहा था कि वो उन सभी को पीटे, इस वजह से उसने पीटा। अब इस बात को सुनने के साथ ही जो ड्रोथी है वो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। वो तुरंत ही खिड़की के पास जाकर चिल्लाते हुए बोलती है कि पापा। लेकिन जो जिन्हों है वो ड्रोथी की बातों को सुन नहीं पाता। वहीं जो ड्रोथी है वो ये सोच रही थी कि ये बड़ा आदमी जिसके काफी बड़े बड़े हाथ पैर हैं, ये है ड्रोथी का डैड, एक ताकतवर और अमेजिंग पर्सन जो कि हमेशा लीजे और ड्रोथी की प्रोटेक्शन करेगा। वो कभी भी हमें पीटता नहीं और जब कभी भी हम सोते हैं तो फिर वो हमेशा हमारे साथ होता है। वो हमेशा मेरी तरफ स्माइल करते हुए देखता है। उसने मुझे मीट दिया, इसके अलावा एक नाम भी। सच में इन सभी बातों को सोचकर कितना अच्छा लगता है कि मुझे मेरा नाम मेरे डैड ने दिया, ना कि किसी और ने। ये सारी चीजें सोचने के बाद जो ड्रोथी है वो किम के पास जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि पापा। यहाँ पर जो किम है वो ड्रोथी को अपनी तरफ आते हुए देखता है, हालांकि वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये बोल क्या रही है। फिर इसके बाद जो किम है वो ड्रोथी की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। किम यहाँ पर ये सोच रहा था कि ड्रोथी चिल्ला चिल्ला कर कोई एक शब्द बोल रही है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मैं उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे मैंने आज से पहले कभी सुना नहीं, लेकिन शायद मैं इसे फील कर सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद जो किम है वो ड्रोथी को गले लगा लेता है। तभी उसे यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल फील होती है। किम को रियलाइज होता है कि ड्रोथी ने अपने कपड़े गीले कर दिए हैं। वो सोचता है कि सच में ये बच्ची ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैंने इसके कपड़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मतलब कि क्यूट लग रही थी। मुझे जल्द से इसके कपड़े वगैरह को चेंज करना होगा वरना शायद इसे ठंडी लग जाए। किम जब ये सारी बातें सोच रहा था उसी समय जो लीजे है वो तुरंत ही दौड़ते हुए आती है और सीधा आकर किम को गले लगा लेती है। ये तीनों जब एक दूसरे के गले लगे हुए थे तभी जो ड्रोथी है उसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद आती है
जो कि है मीट। वो तुरंत ही नीचे उतरती है और सामने की तरफ भागते हुए बोलती है कि मीट मीट मेरा मीट। एंड हाँ, ये बातें बोलते हुए ड्रोथी जो है वो सीधा बाकी तीनों की तरफ भाग रही थी, जो कि अभी भी ऑफ कोर्स अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। बट जो ड्रोथी है वो उनके पास नहीं जाती, वो उनके साइड से निकल जाती है और सीधा जाती है मीट के बकेट के पास। वहां पर जाने के बाद ड्रोथी को पता चलता है कि जो मीट है वो बीबी इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल भी गायब वगैरह नहीं हुआ है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बाल्टी को उठाने का ट्राई करती है एंड फाइनली ड्रोथी ने उस बाल्टी को उठा भी लिया था। हालांकि इसके अंदर उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, वो बहुत ही मुश्किल से इस बाल्टी को हैंडल कर पा रही थी, क्योंकि इतने बड़े बाल्टी को उसके लिए उठाना काफी मुश्किल था। इस चीज को देखने के बाद किम और लीजे भी उसकी तरफ आने लगते हैं। हालांकि जो ड्रोथी है उसने अपने पूरे पावर को लगाकर फाइनली इस बाल्टी को संभाल लिया था। जो किम है वो भी इस चीज को देखकर काफी हैरान था। वो सोचता है कि इनक्रेडिबल, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि इसके पास इतनी पावर होगी। सच में मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि इस बच्ची के पास इतनी पावर होगी। ये सब सोचने के बाद जो किम है वो ड्रोथी के पास जाकर उसकी बाल्टी को उठा लेता है। एंड किम को अपने पीछे देखने के बाद जो ड्रोथी थी वो किम की तरफ देखते हुए बोल रही थी कि वाह वाह, आप तो सच में अमेजिंग हैं। किम यहाँ पर ये सोचता है कि एक छोटे से बाल्टी को उठाकर बच्चे से इस तरह का रिएक्शन पाना, सच में हीरो बनना काफी आसान है। हम बच्चों के सामने काफी आसानी से एक हीरो बन सकते हैं। इसी बीच जो लीजे है वो इन दोनों के पास आते हुए बोलती है कि जल्दी करो, मीट को लेकर अंदर जाओ। इसके अलावा ड्रोथी तुम भी अंदर चली जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इस बात को सुनने के बाद जो ड्रोथी है वो अंदर जाने लगती है। वहीं जो किम है वो भी मीट की बाल्टी को लेकर अंदर जा रहा था। वो सबसे पहले बाल्टी को अंदर रखता है और फिर बाहर आता है। उसके बाहर आने के साथ ही हम देखते हैं कि किम का रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो सीधा आगे बढ़ रहा था उन तीनों की तरफ, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस पड़े थे। हालांकि अब धीरे धीरे करके उन्हें होश आ रहा था। किम उन्हें यूं घूर कर देखता है कि मानो किम उन्हें मार देगा। किम का इंटेंशन उन्हें जिंदा छोड़ने का था ही नहीं, बट किम ऐसा कर पाता उससे पहले जो ओल्ड मैन है वो तुरंत ही बीच में आता है और किम को बताता है कि तुम लोगों को मार नहीं सकते, ये गलत है, एक क्राइम है। उसकी बातों को किम ठीक से समझ नहीं पाता, लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं इन्हें जाने दूं, जान से ना मारूं। किम सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं इन्हें मार नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इन्हें मारा तो फिर मुझे वापस से स्लेव बना दिया जाएगा और पता नहीं मेरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास एक फैमिली है और मुझे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी फैमिली पर आ जाए। लेकिन हाँ, मैं इनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारी मुलाकात दोबारा हुई तो फिर इनका इंजाम मुझसे भी बदतर होगा। किम जब ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी जो ओल्ड मैन है वो एक तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उधर देखो। किम जब उस तरफ जाता है तो फिर उसे अपने सामने उसके घर के अंदर से लाई हुई चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि उस उल्फ का मास्क और कुछ चीजें। उन चीजों को देखने के बाद जो किम है वो लीजे और ड्रोथी की तरफ देखता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थी। मतलब कि उनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं है, एक ऐसा पर्सन है जो कि उनकी प्रोटेक्शन करेगा। किम भी इनकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और सभी सामान को लेकर वापस से घर के अंदर आकर एक कोने में रख देता है और फिर उन सामान के अंदर से वो कुछ चीजें बाहर निकालने लगता है, ये सोचते हुए कि मैं कभी भी अपने इस फैमिली को खो नहीं सकता। फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन कैसी होगी, मैं हर कीमत पर इनकी प्रोटेक्शन करूंगा। अगर मेरे सामने गॉड आ जाते हैं तो भी मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम ने उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था जिन्होंने लीजे को परेशान किया था। फिर इसके बाद वो अपनी फैमिली को देखते हुए सोचता है कि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं कभी भी इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में किम लीजे की गाल को देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर चोट लगी है, काश मैं इस चोट को डिसअपेयर कर पाता। उसे इतना परेशान देखकर लीजे उसे बताती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। एंड फिर इसके बाद वो किम के गाल वगैरह को खींचने लगती है। यहाँ पर जो किम है वो भी तुरंत ही लीजे को अपनी बाहों में उठा लेता है और यहाँ से आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है लीजे के ऊपर। वो लीजे को बताता है कि फ्लोर काफी ठंडा है, इस वजह से मैंने तुम्हें उठा लिया। एंड हाँ, किम यहाँ पर अचानक ही किसी चीज को देखकर काफी हैरान भी था। उसे दिखाई देता है कि लीजे की चोट वो गायब हो चुकी है। किम सोचता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, क्या ये सब मेरे मैजिक की वजह से हुआ, इसका मतलब मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। एंड हाँ, इस चीज को रियलाइज करने के साथ ही किम काफी खुश हो गया था कि चलो फाइनली मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर लीजे काफी हैरान थी कि आखिरकार ये बंदा सोच क्या रहा है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं विलेज का सीन, जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा था कि बेवकूफ, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या, क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो। वो बंदा तो ना ही लैंग्वेज बोल पाता है और ना ही किसी को पहचान पाता है, तो फिर आखिरकार हमें उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। इस बात को सुनकर विलेज चीफ बोलता है कि माउंटेन गार्डियन को थोड़े से कपड़े देने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि हमें माउंटेन गार्डियन की जरूरत है, हम उसे खो नहीं सकते। विलेज चीफ की बात को सुनकर उसकी वाइफ बोलती है तो फिर आखिरकार हमें उसे कपड़े देने की जरूरत क्यों है। मैं ये कपड़े कई सालों से बचा रही हूँ, इस वजह से मैं ये उसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। विलेज चीफ बोलता है कि देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं तुम्हें अपनी बात कैसे समझाऊं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि उस बंदे को लड़ना आता है और अगर बाई चांस किसी रीजन की वजह से वो घायल हो जाता है या फिर मर जाता है तो फिर हमारी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बेवकूफ औरत, क्या तुम्हें अपने सामने की ये सारी चीजें
दिखाई नहीं दे रही। विलेज चीफ की वाइफ बोलती है कि आखिरकार तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो जिसके लिए मुझे उसे कपड़े देना होगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। विलेज चीफ यहाँ पर उसे बिना कुछ बताए सोच रहा था कि मैंने सब कुछ काफी अच्छे से देख रखा है। उसकी बॉडी के ऊपर जानवर के काटने के निशान थे और ये पहली बार था जब उसे किसी जानवर ने काटा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसका घाव बहुत ही जल्दी हील हो गया। इसका मतलब गस ने जो कहा था वो बात सच है। वो माउंटेन गार्डियन एक मेज है, एक हीलिंग मेज। मुझे सभी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल करना होगा क्योंकि नोबल भी ऐसी पावर को चाहते हैं। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी ऐसे लोग की तलाश करती है। मैं इन्हें काफी अच्छे दामों में बेच सकता हूँ और अगर मैं उसे एक बार सेल कर पाया तो फिर मैं विलेज का नॉर्मल चीफ नहीं रहूंगा, मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि इस माउंटेन के ऊपर एक हीलिंग मेज भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ के गाँव के लोग अनपढ़ हैं और मैं नहीं चाहता कि इन सभी चीजों के बारे में रूमर फैले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर अमीर लोग यहाँ पर आएंगे और उसे ले जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, गस के ऊपर। जब तक गस माउंटेन गार्डियन के ऊपर नजर रख रहा है तब तक मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा, मतलब कि एक ऐसे नोबल को ढूंढना होगा जिसे चाहिए हीलिंग मेज। फिर इसके बाद वो अपनी वाइफ से बोलता है कि जो माउंटेन गार्डियन की वाइफ है तुम उसके साथ काफी अच्छे कनेक्शन बना कर रखना। गस ने मुझे बताया है कि वो लड़ाई में काफी अच्छा है, उसे लिखना पढ़ना भी आता है और वो काफी इंटेलिजेंट है। वो बाकियों के मुकाबले एक अलग ही लेवल पर है, इस वजह से अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर उसे पता चल जाएगा और अगर उसे पता चल गया कि हम पैसे के लिए उसका यूज करना चाहते हैं तो फिर शायद हम ऐसा ना कर पाए। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि वो अपनी नई वाइफ को काफी पसंद करता है, इस वजह से तुम उससे दोस्ती कर लो। हो सकता है उससे दोस्ती करने के बाद तुम्हें खरगोश काफी सस्ते में मिल जाए क्योंकि उस बंदे को हंटिंग करनी आती है। चीफ की बातों को सुनकर उसकी वाइफ बोलती है कि ठीक है मैं वहाँ पर जाकर उस वुमेन से दोस्ती करने का ट्राई करूंगी। चीफ बोलता है कि हाँ ठीक है, माउंटेन से जितने भी चीजों को लेकर आए थे तुम उसे वो सारी चीजें वापस कर दो। हमें उससे दोस्ती करनी होगी क्योंकि वो बाकियों की तरह नहीं है, वो उनसे एकदम ही अलग है और इसी वजह से हमें तुरंत ही कार्रवाई करनी होगी क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि ये अफसोस की बात है कि मैं इसके अंदर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अगर हम मांस चाहते हैं तो फिर हमें हड्डियां फेंकनी होगी। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम कई दिनों के बाद देखते हैं अपने किम के घर का सीन। यहाँ पर जो किम है वो एक नए कपड़े पहनते हुए सोच रहा था कि आज लीजे काफी खुश लग रही है। विलेज चीफ ने शायद सोचा होगा कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े देना अच्छी बात नहीं, इस वजह से उन्होंने सुबह सुबह कुछ और चीजें भी भेज दी है जिसे देखने के बाद लीजे सच में काफी खुश है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपनी पुरानी चीजें मिलने के बाद ये इतनी ज्यादा खुश हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, जब इसकी चोट गायब हो गई थी उस समय भी ये इतनी ज्यादा खुश नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए और जब भी मैं लीजे को देखता हूँ मुझे एहसास होता है कि इसके लिए छोटी छोटी खुशियां भी मायने रखती हैं और इस चीज से मुझे भी काफी खुशी मिलती है क्योंकि ये है मेरी वाइफ जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सब सोचने के बाद किम लीजे के पास आता है और उसे बताता है कि मैं जा रहा हूँ। लीजे बोलती है कि हाँ ठीक है जाओ। इस बात को सुनने के बाद जो किम है वो बाय बाय करते हुए यहाँ से निकल जाता है। वहीं लीजे पीछे से बोलती है कि अपना ख्याल रखना। एंड हाँ, इतने दिनों तक एक साथ रहने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे के थोड़े बहुत लैंग्वेज आ चुके हैं। घर से बाहर निकलने के बाद किम अपने एक साइड वाले रूम, ये जिसे कि तुम लोग गोदाम बोल सकते हो, उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि आज गस ने कहा था कि हम रेबिट का हंट करने जाएंगे, क्या सच में मैं रेबिट को हंट कर सकता हूँ? इस बात को सुनकर मैं काफी सरप्राइज हूँ। मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा कि मैं सच में रेबिट का हंट कर सकता हूँ। खासकर मैं ऐसा इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो ड्रोथी है वो हमेशा मीट मीट करके चिल्लाती रहती है, इसी वजह से मुझे उसे हंट करना ही होगा। हालांकि क्या सच में अगर मेरे सामने कोई रेबिट आ जाता है तो फिर मैं उसका हंट कर पाऊंगा या फिर वो मेरे सामने से निकल जाएगा? वेल, इन सब बातों को छोड़ो, अगर मैं यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ तो फिर मुझे हंटिंग करनी होगी क्योंकि बिना हंटिंग के मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि बिना मीट के मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बट फिर भी मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मैं जब भी किसी रेबिट को देखता हूँ उस समय मेरे सामने फेस आता है मेरी वाइफ का। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं ऐसे किसी रेबिट का हंट कैसे करूंगा जो कि बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह दिखता है। वेल, मैं बस ये होप करता हूँ कि मेरे सामने आने वाला रेबिट बहुत ही खतरनाक हो, ना कि प्यारा। एंड हाँ, किम के ये बोलने के बाद हम जंगल के अंदर देखते हैं एक छुपे हुए मॉन्स्टर को जिसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी एंड उसके सर पर एक सिंग भी निकला हुआ था। मतलब कि हाँ, जैसा कि वो सोच रहा है उसे एक डरावना मॉन्स्टर चाहिए, उसे डरावना मॉन्स्टर जरूर मिलेगा। एंड इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड एंड होता है। आई नो ये एपिसोड काफी छोटा है बट मैं परसों या फिर उसके अगले दिन, मतलब परसों इसका एपिसोड आएगा तो फिर मैं परसों या फिर उसके अगले दिन इसका न्यू एपिसोड अपलोड कर दूंगा बिना मर्ज करे, तो फिर तुम लोग इस चीज की चिंता मत करना। सो प्लीज तुम लोग बस 2 दिन वेट करो, 2 दिन के बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा और मैं उसे बिना मेंबरशिप के अपलोड कर दूंगा, मतलब कि नॉर्मली अपलोड कर दूंगा, तुम सभी लोग आकर वॉच कर सकते हो। एंड ये वीडियो छोटी है इस वजह से क्योंकि इसके अभी तक इतने ही चैप्टर थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।